एक आदमी हंटर परीक्षा में भाग लेता है, लेकिन दुनिया के टॉप एस लेवल के ताकतवर लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने सिर्फ एक साधारण जहरीली सुई से 50 लेवल के राक्षस का सरदार मार डाला। ये देखकर हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी शांत नहीं बैठ सका और उसे हजारों करोड़ की सैलरी पर अपने साथ जोड़ने का ऑफर दिया। लेकिन उसे नहीं पता कि ये आदमी पिछले जन्म में दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर था, जो एक अभियान के दौरान अपने साथियों के धोखे से मारा गया था। वो अपनी मौत तक नहीं समझ पाया कि उसके साथियों ने ऐसा क्यों किया, और उसके साथियों ने उसे धोखा दिया सिर्फ उसकी दुनिया के सबसे ताकतवर होने की उपाधि से जलन के कारण। इसलिए उन्होंने 10 साल तक उसके पास रहकर सिर्फ उसी एक वार के लिए मौका देखा। इससे मेरे मन में बहुत गुस्सा भड़क उठा। अगर अगली जिंदगी मिली तो सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। मैंने सोचा था कि मैं मरते दम तक अफसोस लेकर मरूंगा, लेकिन जब आंख खुली तो खुद को एक अनजान कमरे में पाया। मुझे ये लग रहा था कि ये धरती ही है। तभी मेरे दिमाग में करंट सा दौड़ा और कुछ पुरानी यादें तैरने लगीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वही ऊँ हो जो 20 साल पहले मरा था? अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो कम से कम उस ऊँ की आधी ताकत तो हासिल करो। मैंने चौंकते हुए आंखें फाड़ दी। मेरी नजरों में हैरानी थी। क्या मिंग शेनो वाकई 20 साल पहले मर चुका था? फिर मेरा ये शरीर क्या है? फिर मैं तुरंत टब से बाहर निकला, लेकिन लापरवाही से नीचे गिर गया। और उसी वक्त मैंने पास में एक सर्चर देखा। अगर मैं ये इस्तेमाल करूं तो शायद पिछले 20 सालों की जानकारी देख सकता हूं। तो मैंने सर्च बॉक्स में ब्लू आई टीम टाइप किया। मुझे पता चला कि मेरी मौत के बाद ब्लू आई की ताकत गायब हो चुकी थी। मैंने वहां उस आदमी को भी देखा जिसने मुझे धोखा दिया था। अगर वो नहीं होता तो मैं और मेरी टीम के सदस्य नहीं मरते। हम शुरू में दुश्मन नहीं थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। वो काफी सालों तक मेरे पीछे पीछे घूमा। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो ब्लू लीच नाम का एक गिल्ड बनाना चाहता है जो ब्लू आई का परछाई बने। हालांकि मैं ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन उस समय मैंने उसका समर्थन किया। लेकिन अब वो अभी भी 9वें लेवल पर है। क्या वो पिछले 20 सालों से कुछ नहीं कर रहा? तभी मैंने एक और न्यूज देखी जिसमें बताया गया कि लोग शेनमिंग लांग की मेमोरियल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए। मेरे नाम पर एक मेमोरियल हॉल बना है, तो मैं वहां आ गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। ये जगह मेरी कल्पना से भी ज्यादा शानदार थी। अंदर घुसा तो देखा कि यहाँ मेरी पुरानी तस्वीरें और वीडियो थे। मुझे नहीं पता किसने इतना बड़ा खर्च करके ये बनवाया और न ही इसके पीछे क्या मकसद था। तभी एक परछाई मेरे सामने तैरने लगी और बोली, ये मेमोरियल हॉल सिर्फ ओ के किए गए कामों की याद में बनाया गया है। हालांकि ब्लू आई तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हम ब्लू लीच उसकी पाक भावना को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये सुनकर मैं गुस्से से कांपने लगा। इस सब की जड़ तू ही है। और फिर उसने जो कुछ कहा सब झूठ था, बकवास था। लगता है उसने हम सबको मारना भी कम समझा। तो ठीक है, जैसा वो चाहता है मैं जीवित रहूंगा। तभी एक छोटा बच्चा टकराकर मुझसे गिर गया। मैंने उसे उठाया। बच्चे, तुम ठीक हो? लेकिन अगले ही पल मैं सन्न रह गया, क्योंकि उस बच्चे के चेहरे पर वही मुखौटा था जो मैंने पहना था। फिर उसके माता पिता भी दौड़े आए और उनके भी चेहरे पर वही मुखौटा था। मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। चारों तरफ देखा, सबने वही मुखौटा पहना था, जैसे उस मुखौटे में कोई चुंबकीय खिंचाव हो। मुझे याद आया पहले यू ने क्या कहा था। उसने कहा था कि चिंता मत कर, मेरे मरने के बाद भी सब मुझे याद रखेंगे। अब मुझे उस बात का मतलब समझ आया और मेरे सामने मेरी पुरानी तस्वीर लगी थी। ये हंटर लोग यहाँ मुझे श्रद्धांजलि देने आए थे, लेकिन असल में यूं यही चाहता था ताकि वो चुपके से ब्लू आई के किले को हथिया सके। तभी मैंने देखा कि सामने गुलदाउदी के ढेर में एक फूल थोड़ा अलग था। मैंने भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे जाकर वो गुलदाउदी अपने हाथ में ली और ध्यान से देखा। ये तुम्ही ने रखा होगा चाओलू शिव। उसी वक्त एक इमारत की छत पर 2 परछाइयां दिखी। तुम बहुत आराम से हो। अगर हम थोड़ा और धीरे चलते तो सीधे ब्लू जोन में घुस जाते। एक लबादे वाली औरत धीरे से बोली, क्या हमें सच में हर साल इस मेमोरियल एक्टिविटी के लिए इतना करना पड़ता है? बस कुछ गुलदाउदी चढ़ाना काफी नहीं? तब आदमी ने धीरे से अपना लबादा उतारा और औरत से बोला, तुम कभी नहीं जान सकती कि क्या हो जाए। हो सकता है उसने मेरे छोड़े गए संकेत पर ध्यान दिया हो। औरत ने फिर पूछा, तुम्हें लगता है कैप्टन अभी भी जिंदा है? ये सवाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके टाल मटोल जवाब से औरत बहुत परेशान हो गई। हमारे को ढूंढने से पहले ही यूं हमारा ठिकाना ढूंढ लेगा। दूसरी तरफ मैं गुलदाउदी लेकर एक जंगल में आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी टीम के सदस्य अभी भी इस दुनिया में जिंदा हैं। फिर मैं घर लौट आया। संयोग से मेरे इस शरीर का नाम भी ओ ही था। बस इस घर की साधारण हालत देखकर पता चलता था कि ये बहुत गरीब है। घर आकर मैंने ब्लू आई के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, मुझे यकीन हो गया कि शियू अभी भी जिंदा है। मुझे यकीन नहीं होता कि वो कैसे बच निकले, इतने सालों तक छिपे भी कैसे रहे। अगर यू को पता चल गया कि वो जिंदा हैं, तो वो उन्हें मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता जो सच्चाई जानते हैं। मुझे नहीं पता उस लड़ाई में कितने जिंदा बचे, शायद 10 से भी कम। मुझे सिर्फ याद है कि मरने से पहले मैंने उन चारों को उड़ा दिया था। अगर यू मेरे आसपास होगा तो मैं उनसे संपर्क करूंगा। ये बहुत बड़ा खतरा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास अभी कोई ताकत नहीं है। अगर मैं जबरदस्ती कुछ करूंगा तो बेवजह मुसीबत खड़ी होगी। इसलिए अब मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैं अपनी पुरानी ताकत वापस पाऊं। मैंने पास में पड़ी तलवार उठाई। उनकी याद के मुताबिक 2 दिन बाद हंटर बनने का परीक्षा ट्यूटोरियल शुरू होगा। अगर वो लोग अभी भी जिंदा हैं तो हम जरूर कभी ना कभी मिलेंगे। इसलिए
अब मैं उनके पास नहीं जा सकता, वरना उन्हें मुसीबत में डाल दूंगा। वक्त बीता और 2 दिन बाद हंटर परीक्षा का दिन आ गया। परीक्षक के मन में बड़ी घृणा थी। इतनी ताकत लेकर भी हंटर परीक्षा देने आ गया। उसने देखा कि एक आदमी ने पूरी ताकत लगाकर सिर्फ 2 गोबलिन मारे। हालांकि ये ताकत बमुश्किल परीक्षा पास करने लायक थी, लेकिन क्या तू अगली मंजिल पर जाने का सोचेगा? उस आदमी को लगा बूढ़ा पागल हो गया है। अगर वो अगली मंजिल पर गया तो जरूर मरेगा। फिर उसके सामने एक सिस्टम पैनल आया। उसने देखा और साफ मना कर दिया, क्योंकि वो ये पूरा नहीं कर सकता था। उसके मना करने के बाद परीक्षक ने उसे वापस आराम क्षेत्र भेज दिया। उसने सोचा, इस साल के परीक्षार्थी पिछले सालों से भी ज्यादा बेकार होते जा रहे हैं। 20 साल पहले उस परीक्षार्थी ने अकेले ही पूरी परीक्षा ध्वस्त कर दी थी। उसके जैसा आदमी 20 सालों में सिर्फ एक ही आया था। फिर उसने अगले परीक्षार्थी की तरफ देखा और उसका नाम देखकर उसकी भौहें तन गईं। उसी वक्त मेरा कदम धीरे धीरे परीक्षा कक्ष में दाखिल हुआ। एस लेवल का परीक्षक हंसा। ओ, नाम का इस्तेमाल करने से तुझे कुछ मुश्किलें तो होंगी। लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उससे परीक्षा जल्दी शुरू करने को कहा। तभी मेरे सामने 2 गोबलिन आ गए। मुझे बस इतना करना था कि उन्हें हराकर दूसरी मंजिल पर जाऊं। परीक्षक ने मुश्किल से परीक्षा शुरू करो कहा ही था कि उसने मेरा शरीर अचानक आगे बढ़ते देखा। एक ही तीर मारकर मैंने दोनों गोबलिन मार डाले। ये देखकर एस लेवल का ताकतवर व्यक्ति वहीं सन्न रह गया। थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसने मुझे गौर से देखा। परीक्षा से 2 दिन पहले मैंने कई तरीकों से इस शरीर को परखा था। जब मैं उठा था तो ये शरीर काफी अच्छा था। स्टैट्स के हिसाब से इसमें पूरी संभावना थी, बस पुरानेओन ने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया था। 2 गोबलिन मारने के बाद मैंने सिस्टम पैनल पर देखा। क्या अगली मंजिल पर जाना चाहोगे? मैंने कहा, हाँ जल्दी करो, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। ये देखकर परीक्षक घबरा गया। ये बिना हिचकिचाए सीधे अगली मंजिल पर जाने को तैयार हो गया। 2 मिनट बाद मैं लगातार 6ठी मंजिल तक पहुंच गया और आए हुए सारे गोबलिन मार डाले। परीक्षक को अब चीजें अजीब लगने लगी। उसे लगा कि मैं बस यूं ही तलवार नहीं चला रहा हूं, बल्कि हर बार तलवार चलाने से पहले 3 कदम आगे का रास्ता सोच लेता हूं। ये तलवारबाजी सिर्फ उस्तादी भर की नहीं थी, बल्कि प्रो हंटर भी ऐसी हरकतें नहीं कर सकते थे। अगर किसी से तुलना करनी हो तो सिर्फ 20 साल पहले वाले मिंगशेनों से। परीक्षक को लगा कि लड़ाई की एक क्षमता नामुमकिन है जब तक कि ये मिंगशेनों का पुनर्जन्म न हो। जल्द ही मैंने तलवार से आखिरी राक्षस मारा और सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं 50वीं मंजिल पर पहुंच गया हूं और आखिरी बॉस से लड़ना है। बिना सोचे मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। मेरे लिए आखिरी मंजिल तक जाना ही मेरा स्टाइल था। जल्द ही मुझे एक बहुत बड़ा दबाव महसूस हुआ। जमीन से अचानक एक बहुत बड़ा हाथ निकला। परीक्षक चिल्लाया, भाग जा, चाहे तू मिंगशेनों का पुनर्जन्म ही क्यों ना हो। ये राक्षस तू नहीं मार सकता। मेरे सामने एक 50 लेवल का गोबलिन राजा था, जिसका आकार मुझसे कम से कम 100 गुना था। लेकिन मैंने एक कदम भी पीछे नहीं हटना दिखाया। मैं जानता था कि मेरे मौजूदा स्टैट्स से ये राक्षस नहीं मरेगा, इसलिए मैंने तलवार फेंक दी। परीक्षक को लगा मैं पागल हो गया हूं, मरना भी ऐसे मरते हैं। लेकिन जैसे ही राक्षस मेरी तरफ झपटा, मैंने एक जहरीली सुई फेंकी। फिर नीचे झुककर पहले मारे गए गोबलिन के हथियारों से जहरीली सुइयां उठा ली। मैं हंसा, तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे हथियार से तुम पर वार करूं? फिर मैंने गोबलिन राक्षस से कहा, आओ शर्त लगाई, देखते हैं पहले तू मुझे गिराता है या मैं तुझे छलनी बना देता हूं। अगले ही पल मेरा शरीर हिला। पहले 3 सुइयां ले, छक अपनी औषधि। ये 3 सुइयां सीधे गोबलिन राजा की आंखों में लगी। वो चीख मार कर दहाड़ उठा। आंखें उसकी कमजोरी थीं। अब वो राक्षस अंधा हो चुका था, बस बेसिर पैर के वार कर रहा था। मेरे हाथ लगातार चल रहे थे। मैं उसके शरीर के करीब पहुंचता जा रहा था। तब मुझे याद आया जब मैंने सुई फेंकना सीखा था और मुझे सिखाने वाला मेरी टीम का सदस्य था। तुम ऐसे नहीं फेंक सकते, इससे निशाने पर लगने की संभावना कम होगी। उसने कहा था कि जब तुम्हें किसी भी फेंकी जाने वाली चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता हो तो उसे फेंकने वाला चाकू बना सकते हो। फिर उसने मेरे सामने पेन फेंक कर दिखाया। बस एक धमाका, वो पेन सीधे निशाने पर लगा और उसकी ताकत कमाल की थी। और अब मैं एक जहरीली सुई से गोबलिन के गले में छेद कर रहा था। 2 मिनट की भिड़ंत के बाद गोबलिन राजा का शरीर लगभग छलनी हो चुका था। तेजी और सही घुमाव का सीधा रिश्ता है और झिझक का सीधा रिश्ता सटीकता के उल्टा होता है। ये सब रीना ने सिखाया था। परीक्षक के माथे पर पसीना आ गया था। 20 सालों में इतना प्रतिभाशाली लड़का नहीं देखा, लेकिन उसे लगा कि प्रतिभाशाली शब्द कम पड़ता है, इसे अलौकिक कहना चाहिए। गोबलिन राजा का शरीर 10 सेकंड और टिका और फिर मेरे सामने गिर पड़ा। फिर मैंने तलवार उठाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ऐसा करने से ही मैं परीक्षा पास कर सकता था। गोबलिन राजा को मारने के बाद सिस्टम ने मेरा क्लियर होने का मैसेज दिखाया। हालांकि मेरे दिमाग में हल्का दर्द भी था। जब मैंने हंटर परीक्षा दी थी तब ऐसा कोई राक्षस नहीं था। परीक्षा पास करने के बाद मेरे सारे एक्सेस खुल गए। मैंने मौके पर ही एक शॉपिंग मॉल खोला। एक झटके में कुछ बैनर खरीद लिए। ये एक्सपर्ट वाली हरकतें किसी नौसिखिए से नहीं हो सकती थीं। इसके अलावा मैंने एक बेहतरीन हथियार भी देखा। बचे हुए अचीवमेंट पॉइंट से एक दुर्लभ हथियार खरीदा, गुमनाम श्रापित तलवार।
मुझे नहीं लगा था कि मैं किंडरे की बनाई हुई चीज को असल में देख पाऊंगा। ये तो बहुत लुभावना था। खरीदने के बाद वो तलवार तुरंत मेरे हाथ में आ गई। आजकल की शॉपिंग सच में बहुत आसान है। तब परीक्षक मेरे पीछे आकर तालियां बजाने लगा। स्किल और चीजों के बीच तालमेल बहुत बढ़िया है, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है, बस ये बता सकते हो कि तुमने ये तलवार और स्किल क्यों चुनी। मैंने बेजार नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या मैं तुझे ये सब बताने का मोहताज हूँ? फिर मैंने तलवार म्यान में डालकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एस लेवल का ताकतवर ही क्या, मैंने अपने जमाने में ऐसे बहुतों को मारा था। फिर मैंने सिस्टम पैनल खोलकर उसे कहा कि मुझे दूसरे लेवल के एरिया में ट्रांसफर कर दे। वो परीक्षक मुझे रोकना चाहता था, बातें करनी चाहता था, लेकिन तब तक ट्रांसफर पोर्टल एक्टिव हो चुका था और मैं वहां से गायब हो गया। मजबूरन परीक्षक ने आह भरी। आजकल के युवाओं को बिल्कुल अदब नहीं है। अगले ही पल मेरा शरीर दूसरे लेवल पर आ पहुंचा। ये जगह असल में हंटर खिलाड़ियों की असली शुरुआत थी। मैं फिर से इस जगह पर आ गया था। मैंने जिंदगी के इस दूसरे मौके को पकड़ लिया था। तुमने पिछली जिंदगी में जो कुछ झेला, ये जिंदगी उसे और बेहतर तरीके से दिखाएगी। अपने पुराने साथियों के लिए मुझे जल्द से जल्द चौथे लेवल पर पहुंचना था। फिर मैं सेंट्रल मार्केट में आकर एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम किराए पर लेने लगा। ये वो जगह थी जहां नए हंटर अक्सर आते थे। मालिक ने बेपरवाही से पूछा, तुम किस लेवल से आए हो? मैंने बताया, अभी पहले लेवल से आया हूँ। फिर उसने सुझाव दिया, तो पहला ट्रेनिंग रूम ले लो, उसमें पुआल के पुतले, नकली आदमी, सब कुछ है। लेकिन मुझे लगा कि पहला नंबर वाला रूम बहुत बेसिक है, मेरे लिए ठीक नहीं। मैं 5वां रूम लूंगा। ये सुनकर मालिक थोड़ा नाराज हो गया। मैं भलाई से कह रहा हूँ, पहला ले ले। तू नहीं मानता। मेरी जिद देखकर उसने 5वां रूम तो दे दिया, लेकिन चेतावनी दी, बीच में निकले तो पैसे वापस नहीं होंगे। मैंने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत कर, लेकिन बाद में तुझे इस रूम के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ रूम का नंबर जितना बड़ा होता है, मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है। कई हंटर तो अपने ही ट्रेनिंग रूम में मर जाते हैं। 5वें रूम में आकर मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैं यहाँ देर नहीं करना चाहता था। फिर मैंने धीरे से कमर से श्रापित तलवार निकाली। उसी पल मुझे एक तेज श्राप की लहर पूरे शरीर में महसूस हुई। मैं इस तलवार की ताकत को भांप सकता था। अगर मैं इसे अपने अंदर हावी नहीं होने देना चाहता तो मुझे लगातार मजबूत होना पड़ेगा। अगले ही पल श्रापित तलवार की तेजी से मेरे मुंह से खून निकल गया। ये शरीर बहुत जल्द अपनी सीमा पर पहुंच गया, लेकिन ये मेरे अंदाजे में ही था। आखिर ये शरीर असल में कमजोर ही था। मेरे सिस्टम ने सूचना दी, लालची बिच्छू श्रापित तलवार का प्रतिरोध कर रहा है। आंशिक प्रतिरोध सफल रहा। अगले ही पल मैंने आसानी से तलवार को उठा लिया। मैंने ये स्किल देखकर ही ये श्रापित तलवार चुनी थी। अब मेरे स्टैट्स लगातार बढ़ रहे थे। मैं हंसा, लगता है स्किल ने श्रापित तलवार के असर को काफी हद तक बेअसर कर दिया। अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर मैं तेजी से आगे बढ़ा। कमरे में लगे जाल मेरे लिए बिल्कुल मामूली थे। 10 मिनट बाद जो मालिक ऊँघ रहा था, उसे लगा जैसे कोई परछाई गुजरी हो। उसने आंखें मली, शायद मैं गलत देख रहा था, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। वो शक में 5वें रूम के दरवाजे पर आया। बहुत देर दस्तक दी, कोई जवाब न मिला तो उसने दरवाजा खोल ही दिया। अंदर का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। 5वां ट्रेनिंग रूम पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। सारे जाल नष्ट हो चुके थे। एक रात बीतने के बाद मैंने भी अच्छे से आराम किया। शरीर में अभी भी दर्द था। थोड़ी देर बाद मैं एक शराब खाने में आया। मेरे शरीर का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हुआ था। उसकी वजह से मैंने तलवार की ताकत को सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर लिया था। सोचा था कि मेरे मौजूदा स्टैट्स के हिसाब से श्रापित तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लालची बिच्छू और श्रापित तलवार के बीच का तालमेल बिल्कुल सटीक बैठ गया। इसका मतलब यह है कि ये मेरी बिजली की ताकत के साथ भी अच्छी तरह मेल खाएगा। अब सवाल था स्किल और लेवल का, लेकिन पुराने ओंक के पास सिर्फ 50 क्रेडिट पॉइंट थे। मैं सोच ही रहा था कि पुराना ओंक कितना कंगाल था, तभी नीचे देखा कि कोई लाइव स्ट्रीम चला रहा है। जब उसके स्ट्रीम में दर्शकों ने टिप की तो वो उनके दिए टास्क पूरे करने लगा। उसने अपने सिर पर कॉफी उंडेल दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टिप का। ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। पैसे के लिए इतना गिरना ठीक नहीं है, लेकिन पैसे की बात आई तो मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने पूरे दिन जानकारी ली। लगता है ये स्ट्रीमिंग का जमाना है। हो सकता है मैं भी स्ट्रीमिंग से कमाई कर सकता हूँ। कम से कम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसे तो जुट जाएंगे। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। ओह, तू भी ऊपर आ गया। एक आदमी वॉकिंग करता हुआ प्रेशर बढ़ाता आ रहा था। सच में सोचा नहीं था तुझे यहाँ मिलूंगा। क्या तू भी आसपास ही रहता है? उसके आने से मेरे चेहरे के रंग बदल गए। मेरा शरीर अपने आप सहम रहा था। लगता है उसका पुराने ओं से कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे। उस आदमी को मेरा उसे अनदेखा करना बुरा लगा। तेरा दोस्त तेरे सामने बात कर रहा है, क्या तू ऐसे ही नजरअंदाज करता रहेगा? मैं जानता था ये कैसा एहसास है। ये नफरत नहीं थी बल्कि डर था। फिर मैंने सिर उठाया। मैं अभी ऊपर ही आया हूँ, क्या काम है? बात करते वक्त मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो आदमी अपनी मर्जी से मेरे बगल में बैठ गया। तूने मुझे हैरान कर दिया। तुझ जैसा कचरा भी हंटर परीक्षा पास कर गया। मुझे लगा था तुझे गोबलिन ही फाड़ डालेंगे। ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मुझे याद आया वो कौन था। उसका नाम था इसाक, जो पुराने ओं को लगातार परेशान करता था।
और परेशान करने की वजह यह थी कि ओ का नाम 20 साल पहले वाले मिंगशन ओ से मिलता था। पुराना ओ चाहे कितनी भी मिन्नत कर ले वो नहीं रुकता था, और इसी वजह से ओ उससे बहुत डरता था। मैंने मन ही मन उसे बेवकूफ कहा, खुद को ऐसे पीटवाता रहा और उसने हाथ भी नहीं उठाया। लेकिन अभी मेरे पास उससे फुर्सत नहीं थी। मैंने कॉफी पी और वहां से निकलने लगा। इसाक हंसा, सोचा था मुझे एक कॉफी पिलाएगा। मैंने मुड़कर देखा भी नहीं। अगर कॉफी पीनी है तो खुद खरीद, तेरे हाथ टूटे तो नहीं है। ये बात इसाक को आग बबूला कर गई। तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई? क्या किसी ने तुझ में प्रवेश कर लिया है? उसने मुझे बैठने को कहा। मैंने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और चल दिया। मैं अभी ओन से बदला नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरे पास ज्यादा जरूरी काम थे। तभी इसाक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तू इतनी जल्दी ये देखना चाहता है कि भागने वाले कचरे के साथ क्या होता है? मेरी नजरें भी खूंखार हो गईं। मैं तुझसे कह रहा हूँ हाथ छोड़ दे। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वरना एक हाथ या पैर टूट जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। ये सुनकर कॉफी शॉप के सारे ग्राहक आसपास आ गए। इसाक के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। बहुत मत ओढ़, पंख कट जाएंगे। लेकिन वो ये भी जानता था कि इतने सारे लोगों के सामने हंगामा नहीं कर सकता, वरना नुकसान उसी का होगा। तो वो हंस दिया। लगता है तेरा मिजाज बहुत चढ़ गया है, मजाक भी नहीं कर सकते। अगर तुझे इतनी जल्दी है तो जा। लेकिन उसने एक खूंखार नजर दिखाई। मुझे मौका मत दे, वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये कहकर वो जैसे था वैसे ही वहां से चला गया। पर वो भूल गया कि उसकी उस धमकी ने उसकी मौत की घड़ी शुरू कर दी थी। हंटर की ताकत बढ़ाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है ट्रायल। टॉवर के ट्रायल से भरपूर इनाम मिलते हैं। दूसरा तरीका है हंटिंग। सेफ जोन के बाहर राक्षसों का शिकार करना या हर लेवल के स्पेशल डंगोन को साफ करना, जिससे एक्सपी मिलती है। लेकिन अगर वहां मर गए तो सच में मर जाओगे। मैंने हंटिंग का रास्ता चुना। आज मैंने एक गोब्लिन बॉस को मारा तो 30 गोल्ड मिले। ये भी कोई छोटी कमाई नहीं थी। पिछली जिंदगी में भी मैं हंटिंग से ही बड़ा था। तभी मैंने कम्युनिकेटर खोलकर एक स्ट्रीम देखी। बोरियत में उसे खोला तो देखा कि उसमें 80,000 दर्शक हैं। मैं चौंक गया। सिर्फ टिप्स की तो कोई गिनती नहीं, कितना कमा लिया होगा। और मजाक की बात यह थी कि वो मेरे पुराने मुखौटे और नाम मिंग शेनोन का इस्तेमाल करके स्ट्रीम चला रहा था। 2 मिनट में ही उसने 20,000 क्रेडिट कमा लिए। स्ट्रीम के दर्शक तो जैसे पागल होकर उसे तोहफे दे रहे थे। मैं गुस्से से उंगलियां हिलाने लगा। मैं 1 साल शिकार करूंगा तो शायद उतना न कमाऊं जितना उसने एक स्ट्रीम में कमाया। मुझे लगा मैं ऐसे नहीं चल सकता, मुझे भी ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और स्ट्रीमिंग शुरू करनी चाहिए, तभी पैसे कमा पाऊंगा। और वो सब मेरी नकल कर रहे हैं। अगर मैं खुद अपनी नकल करूं तो कैसा प्रोग्राम बनेगा? ये सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आज रात मैं स्ट्रीमिंग का एक्सेस खोलूंगा। हर गोब्लिन बहुत खूंखार दिखता है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। श्रापित तलवार के असर को बेअसर करने के बाद मेरे अंदर की ताकत सामान्य रूप से काम करने लगी। अब मेरा मूड बहुत खराब था। सोचा इन गोब्लिनों पर गुस्सा निकालूं। मैंने एक गोब्लिन के मुंह पर पैर रखा। मेरी रफ्तार बहुत तेज थी। मैंने छोटे मोटे गोब्लिनों को अनदेखा करते हुए सीधे गोब्लिनों के सरदार पर झपट्टा मारा। एक झपट्टे में ही मैं गोब्लिन के ऊपर पहुंच गया, एक तलवार चलाई और उसका सिर काट गिराया। सिस्टम ने बताया कि छुपे हुए गोब्लिनों का अड्डा साफ हो गया। मैं सोच रहा था मिंग शेनो बनकर मिंग शेनो की नकल करूंगा तो क्या होगा। आखिर मिंग शेनो नाम अब ट्रेंड का पासवर्ड बन चुका है और मैं ही असली मिंग शेनो हूँ। उसी समय एक गिल्ड की मालकिन स्ट्रीम देख रही थी। उसके साथी ने उसे बहुत टोका, तू सिर्फ मिंग शेनो की स्ट्रीम क्यों देखती है? और भी कई नए अच्छे लोग हैं। अगर इस गिल्ड को कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं मिला जो ट्रेंड को संभाल सके तो तू दिवालिया हो जाएगी। मालकिन ने उसे चुप रहने को कहा। वो मिंग शेनो की स्ट्रीम इसलिए देख रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हजारों स्ट्रीम्स के बीच कहीं असली मिंग शेनो मिल जाए। अचानक उसकी नजरें चमक उठी। उसे एक और नया मिंग शेनो मिला। जब उसने वो स्ट्रीम खोली तो देखा कि उसमें सिर्फ वो एक दर्शक थी। उसका साथी बिल्कुल परेशान हो गया। तू सिर्फ उन नए लोगों की स्ट्रीम क्यों देखती है जिनके कोई दर्शक नहीं है? मालकिन ने कहा। जब भी मैं कोई नया आदमी वो मुखौटा पहने स्ट्रीम करता देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। दिल में उम्मीद जाग उठती है। दूसरी तरफ मैंने स्ट्रीम शुरू की और दूसरे लेवल के अंदर दाखिल हुआ। टास्क था डंगोनन के राक्षसों को साफ करना और निकास ढूंढना। मैं बीच बीच में स्ट्रीम देखता कि दर्शकों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। लेकिन 10 मिनट में सिर्फ 2 लोग आए। स्ट्रीम के फैंस ने समझ लिया कि मैं पहली बार टॉवर में घुसा हूं। मैंने हाँ कहा तो उन्हें लगा कि इस स्ट्रीम में कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पहली बार तो रास्ता भी नहीं पता होता। चलते चलते मेरे सामने एक चमगादड़ राक्षस आ गया जो स्ट्रीम के कमेंट्स देखने में मेरा ध्यान भटका रहा था। पर मैंने सिर नहीं उठाया, सीधे उसका सिर पकड़ लिया, फिर अपने हाथ से जोर लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया। मैं पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ, तू भी आ गया मुझे परेशान करने। मरने की जगह है। इस चमगादड़ को मारने के बाद मुझे एक क्रेडिट पॉइंट मिला। तब मैंने स्ट्रीम के कमेंट्स का जवाब दिया। हालांकि मैं पहली बार अंदर आया हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्द ही मैं दूसरे लेवल के ट्रायल के दरवाजे पर पहुंच गया। तब तक मेरे स्ट्रीम के दर्शक 3 हो गए थे। एक कमेंट ने कहा, तेरा करना बहुत पागलपन है।
बहुत कम लोग दूसरे लेवल से ही स्ट्रीम शुरू करते हैं। मैंने कहा, मुझे अभी पैसे की कमी है, क्रेडिट पॉइंट की कमी है, उम्मीद है आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत लालची न बनूं, किसी के साथ टीम बनाकर जाऊं, यही सबसे सुरक्षित तरीका है। मैंने उनका सुझाव तो माना, लेकिन कहा मेरे लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि साथी सिर्फ मेरी स्पीड धीमी करेंगे। मेरा अंदाज देखकर वो खुश हुए कि पैसे से प्यार करने वाला आदमी पैसे के ढेर में ही मरता है। लेकिन कुछ ने मेरा साथ दिया। मिंगशेनो नाम का इस्तेमाल करके तू जल्दी ही स्ट्रीम में आग लगा देगा। एक सरसराहट के साथ मेरा शरीर वहां से गायब हो गया। दौड़ते समय मैंने जल्दी से अपनी तलवार निकाली। एक वार करते ही सामने वाले छोटे राक्षस का सिर कटकर गिर गया। ये देखकर स्ट्रीम के दर्शक हैरान हो गए। उन्होंने तलवार चलाने की रफ्तार भी नहीं देखी। जल्द ही मेरे सामने बहुत सारे चमगादड़ आ गए, लेकिन ये चमगादड़ मेरे पास तक नहीं फटक सकते थे। एक वार में 10-20 चमगादड़ कट जाते थे। इस बीच मेरे दर्शक 10 पार कर गए। कुछ राक्षसों को मारने के बाद मुझे कई अचीवमेंट पॉइंट भी मिले और मैंने उन्हें टिप्स भी दिए। अगर तुम ध्यान से आवाज सुनो तो पहचान सकते हो कि वो कहां से हमला करेंगे। सिर्फ 2 मिनट में मैंने वहां के सभी चमगादड़ राक्षसों को मार डाला। स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह हंगामा करने लगे। तूने हमसे झूठ बोला, तू असल में कोई हार्डकोर गेमर है ना? मैं सोच रहा था कि मेरी दी गई शिक्षा सही है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग तो इन बुनियादी बातों को भी नहीं समझते। किसी ने कहा, शायद ये सिर्फ एक हाई लेवल प्लेयर की समझ है। फिर मैं अंदर और घुस गया। जाने से पहले जितना हो सके अचीवमेंट पॉइंट जमा करना चाहता था। फिर किसी ने देखा, ये तो हमेशा सीधे लाइन में चल रहा है। मैंने कहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ, थोड़ा अपरिचित हूँ। चलते चलते मैंने देखा कि आगे बहुत सारे राक्षस हैं। सिर उठाकर देखा तो दीवारों पर बेशुमार चमगादड़ चिपके थे। उसी वक्त वो सब चमगादड़ अपनी आंखें खोल बैठे। स्ट्रीम में फिर से कमेंट्स आए, लगता है यहाँ इसकी मौत होगी। यहाँ तक कि एक अमीर आदमी ने मेरे लिए टास्क भेजा, सभी चमगादड़ों को हराने पर 100 पॉइंट मिलेंगे। ये टास्क देखकर मेरी आंखों में पैसे की चमक दौड़ गई। कल पूरे दिन काम करके मुश्किल से 10 पॉइंट कमाए थे और अब सिर्फ एक टिप से 100 पॉइंट। किसी ने मुझे चेताया, इस जाल में मत फंसो, ये सिर्फ लालच है। इन 100 पॉइंट्स के चक्कर में अपनी जान मत गंवा देना। लेकिन मेरी अगली बात ने स्ट्रीम के सभी लोगों को पागल कर दिया। शुक्रिया इस एक्स्ट्रा 100 पॉइंट के लिए। इसी बीच गिल्ड के अंदर एक बड़ा हाथ मेज पर दे मारा। मालकिन के साथी का दिमाग लगभग खराब हो चुका था। उसने देखा एक नए स्ट्रीमर को जो 6ठे लेवल तक ठीक जा रहा था, पर यहाँ उसने दम तोड़ दिया। मतलब उस पर टिप किए गए सारे पैसे बेकार गए। तब उसे एहसास हुआ कि मालकिन पास ही थी, तो वो तुरंत माफी मांगने लगी। माफ करना, मैं चिल्ला रही थी, तुम्हें शोर हुआ होगा। लेकिन उस वक्त मालकिन को उससे फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो स्ट्रीम के उस दृश्य को देखकर हैरान थी। असल में वो मालकिन मिंगशेनो की फैन थी और उसकी हर हरकत को जानती थी। जैसे ही उसका साथी पास आया, वो मुंह से बोल पड़ी, लगता है मिंगशेनो वापस आ गया है। और उसने गिल्ड की मालकिन को इतना हैरान कर दिया कि वो दंग रह गई, क्योंकि उसकी लड़ाई की शैली 20 साल पहले के मिंगशेनो से बिल्कुल मिलती थी। गिल्ड की मालकिन की नजरों में गलती होना नामुमकिन था। ये जो सामने है, ये मिंगशेनो ही है। उसका साथी सन्न रह गया। ये आदमी कितने राक्षसों को मार चुका है। उस वक्त मेरे स्ट्रीम के दर्शक 15 पहुंच गए थे। मेरी तलवार के नीचे वो चमगादड़ राक्षस लगभग खत्म हो चुके थे। पिछली जिंदगी याद आई। शियू ने मुझसे पूछा था कि मेरी तलवारबाजी आखिर बनती कैसे है। जब तुम तलवार की दिशा बदलते हो तो तुम्हारी सांस और नजर कभी नहीं डगमगाती। ऐसा लगता है जैसे तुम शुरू से ही एक ही वार से मार रहे हो। क्या तुम दुश्मन की हरकतों का अंदाजा लगाकर पहले से योजना बना लेते हो? मुझे उसकी बातें फिर भी समझ नहीं आई। मैं बस अपने हिसाब से लड़ता था। अगर ये भी ना हो तो क्या अजीब बात होगी। लेकिन शियू ने कहा कि आम आदमी ये नहीं कर सकता। शियू को भी अजीब लगता था। बातचीत में असली कुंजी है सामने वाले की आंखों में देखना और साफ तौर पर बात समझाना। तो मैंने स्ट्रीम के फैंस को अपनी लड़ाई की शैली समझाई। एक आंख वाला चमगादड़ जब हमला करता है तो हमेशा सिर झुकाकर तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए जितनी ज्यादा संख्या होगी उतने ही ज्यादा कमजोर मौके दिखेंगे। मैं समझाता हुआ एक और वार करता। बस इस तरह से उन्हें खत्म किया जा सकता है। हालांकि मैं ये कर तो रहा था, पर नहीं जानता था कि फैंस मेरी लड़ाई शैली समझ पा रहे हैं या नहीं। और हुआ भी वैसा ही। स्ट्रीम के दर्शक पागल हो गए। इस स्पष्टीकरण से तो कुछ भी साफ नहीं हुआ। मैं चौथी मंजिल पर हूँ, लेकिन मुझे दूसरी मंजिल के एक नए आदमी से ट्यूशन मिल रही है। ये ऐसा है जैसे तुम कह रहे हो, एस लेवल की तलवार आगे बढ़ाओ तो तुम चल सकते हो। उस वक्त मैंने तलवार म्यान में डाली। मुझे लगा इनसे बात करना बहुत मुश्किल है। तभी एक कमेंट ने मुझे याद दिलाया, तू टिप लेना मत भूलना। अगर वो नहीं बताता तो मैं भूल ही जाता। फिर मैंने फोन निकालकर टिप लेने की कोशिश की, पर लेना नहीं आता था। थोड़ी शर्मिंदगी हुई। स्ट्रीम में किसी ने पूछा, तू टिप ले क्यों नहीं रहा? मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मैं पहली बार स्ट्रीम कर रहा हूँ, अभी तक टिप लेना नहीं सीखा। इस बात ने स्ट्रीम के दर्शकों को पूरी तरह हंसा दिया। हाँ, ये सच में नौसिखिया है। उनके बताए तरीके से मैंने टिप सफलतापूर्वक ले ली। काम निपटाकर मैं अगली जगह चल दिया, जो इस लेवल की आखिरी जगह थी। मेरे पास उस वक्त 150 पॉइंट और 37 अचीवमेंट पॉइंट थे। उसी वक्त
स्ट्रीम गिल्ड की बिल्डिंग में एक चीख गूंजी। मालकिन उस नए स्ट्रीमर के लिए सिर्फ एक शब्द बोली, पागलपन। उसके हिसाब से ये आदमी जरूर मिंग शेनो का पुनर्जन्म था। अब उसे इस गिल्ड में खींचना ही था। उसके साथी को उसकी हरकत बहुत बचकानी लगी। तुझे कौन सा इतना ताकतवर आदमी पसंद करेगा? जब भी मिंग शेनो का जिक्र होता वो पूरी तरह काबू खो देती थी। उस वक्त मालकिन प्यार के जाल में फंस चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे। क्या ये जवानी नहीं है? उसका साथी अचानक चिल्लाया। बिल्कुल नहीं। क्या तू उस बंदे को हमारी तरफ खींचने की सोच रही है? मालकिन ने कहा। हाँ। क्या तुझे कोई ऐतराज है? साथी ने समझाया। वो शायद कुछ खास है, लेकिन वो एकदम नया है। एक नौसिखिया स्ट्रीमर है जिसके कोई दर्शक नहीं, इसलिए वो हमारी श्रेणी में नहीं आता। मालकिन ये सब जानती थी, फिर भी वो उसे अपनी तरफ खींचना चाहती थी। उसे अपनी नजर पर भरोसा था। वो कभी गलत नहीं हुई थी। हालांकि उसने अपने साथी से नहीं कहा, लेकिन वो समझ गई थी कि ये शख्स असली मिंग शेनो था। हाँ, शक्ल और अंदाज थोड़ा बदला था, लेकिन वो हाव भाव और लड़ने की शैली बिल्कुल वैसी ही थी। उस वक्त मैं एक बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। यहीं इस डंगोन की सीमा थी। इसे पार करके मैं अगली मंजिल में जा सकता था। मैंने हल्का जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बहुत बड़ा वॉलमैन बैठा था और वहीं था वॉलमैन ग्रेग। उसकी ताकत बहुत डरावनी थी, खासकर उसके हमले। स्ट्रीम के दर्शकों ने फिर से चेतावनी दी, ये वॉलमैन बहुत ताकतवर है। कोई यहाँ 8 बार फंस चुका है उसे हराने में। मुझे भी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, वॉलमैन की पहचान पाओ तो ये दरवाजा तुम्हें अगली मंजिल ले जाएगा। वॉलमैन कोई साधारण राक्षस नहीं है। वो हंटरों की ताकत को परखता है और तय करता है कि तुम आगे बढ़ सकते हो या नहीं। तभी मुझे एक बड़े आदमी का टिप टास्क मिला, वॉलमैन को हराने पर 3000 क्रेडिट। मैं हैरान था। 3000 क्रेडिट मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये कौन बड़ा आदमी है? उस वक्त मेरे स्ट्रीम के दर्शक 20 हो गए थे। बहुत से लोगों ने कहा मैं भाग जाऊं, वॉलमैन को चैलेंज न करूं, क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि अब तक कोई उसे हरा नहीं पाया था। उस वक्त वॉलमैन ने एक मुस्कान दिखाई। तू आज का चैलेंजर है। लड़ाई शुरू हो गई। मिंग शेनोम बनाम वॉलमैन की लड़ाई आखिरकार शुरू हुई। पहले तो वॉलमैन ने मुझमें एक ताकतवर आदमी की गंध सूंघी थी, इसलिए उसने मुझे सीधे परीक्षा छोड़कर दरवाजे में जाने को कहा। लेकिन मिंग शेनोन ने उसकी अच्छाई ठुकरा दी, क्योंकि स्ट्रीम में किसी बड़े आदमी ने 3000 क्रेडिट में वॉलमैन का सिर मांगा था। तो हम तलवारें निकाल ही लें। अभी अभी मैं दूसरे लेवल के गेटकीपर वॉलमैन से मिला था। उसकी पहचान पाकर मैं उसके पीछे वाले दरवाजे में जा सकता था। वॉलमैन ने कहा, तुम अकेले आए हो, तुम में एक महान ताकतवर की गंध है। स्ट्रीम वाले मजाक उड़ा रहे थे कि उसने मुझे गोबलिन राजा का वंशज कहा था, लेकिन मैं जानता था कि वॉलमैन गलत नहीं था। वो खास गंध को पहचान लेता है। ये सिर्फ शरीर की गंध नहीं, बल्कि असलियत सूंघ लेता है। वॉलमैन ने कहा, तुम्हें यहाँ से गुजरने का अधिकार मिल गया है, और उसने अपने शरीर को हटाकर दरवाजे का रास्ता खाली कर दिया। स्ट्रीम वाले हैरान थे। ऐसा भी कभी होता है? पहली बार देखा। पिछली जिंदगी में भी मैं ऐसी स्थिति में नहीं पड़ा था, पर मैं जब आया था तो मेरा निशाना तुम हो। वॉलमैन को हैरानी हुई। तुम्हारा निशाना मेरे पीछे का दरवाजा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, दोनों हैं, लेकिन स्ट्रीम में किसी ने 3000 क्रेडिट देकर तुम्हें मारने को कहा है। वॉलमैन ने सिर हिलाया। तुम सच में उस महान ताकतवर की आत्मा को धारण करने वाले हो। उसी वक्त स्ट्रीम बिल्डिंग के अंदर मालकिन और उसका साथी अपने उपर्युक्त विभाग प्रमुख जॉन टायल से मिल रहे थे। तुम जिस नए स्ट्रीमर की बात कर रहे हो, उसके दर्शक अब तक कितने हैं? साथी थोड़ी शर्मिंदगी में बोला, लगभग 20। लेकिन मालकिन बड़े आत्मविश्वास में थी। अब 30 हो गए। उसे 2 अंकों के दर्शकों की संख्या पर जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। प्रमुख को लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं। 20-30 दर्शक लेकर मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? मालकिन, क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि तुम ऑफिस में जुआ खेलती हो, और मैंने तुमसे कहा था कोई अच्छा आदमी ढूंढो, तो तुम मेरे सामने 20 दर्शकों वाला आदमी लेकर आई हो? मालकिन ने पक्के लहजे में कहा। 30 दर्शक। प्रमुख को बड़ी झुंझलाहट हुई। तुम इन बेहुदा बातों में मत उलझो। तब मालकिन ने एक और बात कही। मैंने अभी झांक कर देखा, अब स्ट्रीम में 40 दर्शक हो गए। सच में बहुत ढांसू है। ये सुनकर प्रमुख के होश उड़ गए। तुम मेरी जान लेना चाहती हो? सपने में भी मत सोचना। मैंने भी धीरे से तलवार निकाली। क्या सोचना, अभी पता चल जाएगा। सिस्टम पैनल ने बताया, गुमनाम श्रापित तलवार उपयोगकर्ता के स्टैमिना का उपभोग कर रही है, सभी स्टैट्स के अनुपात में। मेरी स्टैमिना तेजी से घट रही थी, लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि शांत रहा, क्योंकि मेरा लालची बिच्छू श्रापित तलवार के उल्टे असर को रोक रहा था। कुछ ही देर में मेरे सारे नेगेटिव स्टैट्स पॉजिटिव में बदल गए। तभी वॉलमैन का शरीर हिला। एक कदम रखते ही वो गायब हो गया, और फिर से प्रकट हुआ तो उसका पंजा मेरे चेहरे पर था। मैंने फुर्ती से तलवार निकालकर उसका वार रोक दिया। मेरी तलवार से टकराकर चिंगारियां निकली। तब वॉलमैन ने अपना पंजा वापस खींचा और फिर से वार करने को तैयार हुआ। धम धम करते हुए उसके पंजे बारी बारी से मुझ पर गिर रहे थे। इतनी रफ्तार से किसी आम हंटर के लिए बचना मुश्किल होता, लेकिन मैं कोई आम हंटर नहीं था। तब वॉलमैन ने सही मौका देखकर मेरे महत्वपूर्ण अंगों पर वार करने की कोशिश की। ये मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। उससे सीधा टकराना थोड़ा मुश्किल था। वॉलमैन हंसा। असली योद्धा तो यही है। उसी वक्त मेरा शरीर तेजी से बगल में हटकर उसके वार से बच गया। वॉलमैन बोला, अभी तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मुझे मारने की बात करना बहुत बड़ा घमंड है। और तब तक मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। धमाके के साथ मैंने एक वार किया और सीधे वॉलमैन से भिड़ गया।
हम दोनों के हमलों से गुफा में धातु की किरकिराहट गूंजने लगी। स्ट्रीम वाले लगातार इस लड़ाई को देख रहे थे। अगर वो सिर्फ बचाव करता रहा तो वॉलमैन को नहीं हरा सकता। ये वॉलमैन इतना ताकतवर है, इस नए आदमी की कोई उम्मीद नहीं है। सच बहुत कठोर है। उस वार के बाद वॉलमैन ने मुझे दीवार पर पटक दिया, लेकिन मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कभी कभी जोर से ज्यादा तरीका काम करता है। उस वक्त मेरे सामने वॉलमैन बड़े गर्व से बोला, हालांकि तुम बहुत ताकतवर नहीं हो, लेकिन तुमने मेरा मनोरंजन किया। मैं तुम्हें योद्धा की उपाधि देता हूँ। अगले ही पल वॉलमैन ने अपना पंजा ताना। बस अब खत्म करते हैं। अगली बार जब आना तो मुझे हराने की उम्मीद रखना। उसके इस वार में मेरे पीछे की दीवार चूर चूर हो गई, लेकिन बदकिस्मती से मैं बारीक हरकत से उससे बच गया। और मैं कहना चाहता था, अभी जो तुमने कहा वो मेरी डायलॉग लाइन थी। और तुम्हारे हमले बहुत ही अंदाजे जैसे होते हैं, यानी जो हंटर तुमसे थोड़ा भी तेज होगा वो तुम्हारे हमले से बच सकता है। फिर मैंने तेजी से उसके शरीर पर एक तलवार चलाई, जिससे वॉलमैन के सीने पर गहरा जख्म हो गया। वो चिल्लाया, लेकिन मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाला था। उछलकर उसके पीछे पड़ गया। मैंने फिर से तलवार चलाई, अपनी पूरी ताकत को अपनी बाहों में समेटकर एक वार किया। वॉलमैन दीवार में घुसकर भी इस वार को नहीं रोक सकता था। ये मेरा पूरी ताकत वाला वार था। मेरी आंखों में खून का घमासान था। तलवार धीरे धीरे म्यान में जा रही थी। 3000 क्रेडिट हाथ में। और वॉलमैन मरने से पहले बोला, बहुत बढ़िया, तुम सच में एक योद्धा हो। सट्टा लग गया है, सट्टा। बॉस की पत्नी ने मिंग शेन आंग को साइन करने के लिए मैनेजर से सट्टा लगा दिया। और बॉस की पत्नी का दांव ये है कि वो और उसके पार्टनर की 5 साल की सैलरी। अगर वो थंडर मैजिक सीखने में कामयाब हो गई तो मैनेजर को बिना किसी शिकायत के उसे साइन करना होगा। इस पर मैनेजर ने तुरंत सट्टे पर मोहर लगा दी, क्योंकि आज तक टोंगू में सिर्फ 20 साल पहले मिंग शेन आंग खुद ही थंडर मैजिक सीख पाया था। अभी अभी मैंने दूसरे लेवल के दरबान वुल्फ वॉरियर को मार गिराया है। वुल्फ वॉरियर को हराते ही मेरा लेवल और तमाम स्टेट्स चारों तरफ से बढ़ गए और 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले। लेकिन इस समय मैं काफी घायल हो चुका हूं। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह पागल हो गए हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये वाकई कर दिखाएगा। वुल्फ वॉरियर को आज तक किसी ने नहीं मारा था, ये उसके हाथों मर गया। इस समय मैंने एक सांस भरने की कोशिश की। इस शरीर से लड़ना वाकई काफी मुश्किल है। इस बीच मेरे दर्शक 56 यूनिट तक पहुंच गए हैं। लाइव स्ट्रीम की हॉटनेस लगातार बढ़ रही है। टास्क पूरा हुआ, मुझे 3000 क्रेडिट पॉइंट्स मिले। सोचा नहीं था कि महज एक दिन में उतने क्रेडिट पॉइंट्स कमा लूंगा जो पहले पूरे महीने में नहीं कमा पाता था। मुझे इन एसेट्स का अच्छे से उपयोग करके मजबूत होना है। वुल्फ वॉरियर को मारने के बाद उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी मेरे पैनल पर कुछ नोटिफिकेशन आए। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी थोड़ा हैरान हुए कि 2 रास्ते दिख रहे हैं। बाईं तरफ एलिमेंट ट्रायल है और दाईं तरफ नेचुरल लॉ। कुल मिलाकर छोटे बड़े 13 विकल्प हैं। लाइव स्ट्रीम के 50 से ज्यादा लोग इस वक्त पूरी तरह हैरान हैं। किसी ने डेटा चेक किया था, ज्यादा से ज्यादा 16 विकल्प आते हैं और मैंने थंडर ट्रायल को चुना, क्योंकि पिछली बार मैंने यही चुना था। यही बात लाइव स्ट्रीम के फैंस भी कहना चाह रहे थे। सिर्फ यही सबसे वैल्यूएबल है, लेकिन सबसे मुश्किल भी। मैंने तुरंत ये ट्रायल कंफर्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पीछे हट गया तो मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा। फिर मेरी परछाई दूसरे लेवल से गायब हो गई। ये नजारा गिल्ड बिल्डिंग के कुछ लोगों ने भी देख लिया। सब बेहद खुश थे। उन्हें लगा कि उसने वुल्फ वॉरियर को मारकर थंडर ट्रायल को चुना। बॉस की पत्नी ने तुरंत मैनेजर से कहा, तुमने कभी देखा है कि पहले दिन ही 60 दर्शक हों? और सिर्फ यही नहीं, अक्सर ज्यादा से ज्यादा 2-3 टास्क होते हैं, लेकिन इसके पास 13 टास्क हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता ये जीनियस की निशानी है? मैनेजर को भी लगा ये काफी इंप्रेसिव था। वुल्फ वॉरियर को हरा देना ही बहुत बड़ी बात थी। वो पहले कभी नहीं हारा था। बात तो सही है, लेकिन मैनेजर को अब भी लगा कि मैं सिर्फ दूसरे लेवल का नौसिखिया हूँ। जल्दबाजी में कदम उठाने से बड़ा रिस्क हो सकता है। बॉस की पत्नी ने तुरंत मैनेजर की चिंता भांप ली, इसलिए उसने उससे सट्टा लगाने का प्रस्ताव रखा। अगर ये थंडर मैजिक सीख सका तो मैं और मेरा पार्टनर बिना सैलरी के 5 साल तक तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करेंगे। लेकिन अगर ये थंडर मैजिक सीखने में कामयाब हो गया तो तुम इसे वहीं साइन कर लेना, बिना किसी शिकायत के। अगले ही पल पार्टनर ने बॉस की पत्नी को लात मारकर उड़ा दिया। तुम खुद तो जुआरी हो, मुझे क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं इस इंसान को जानता तक नहीं। बॉस हंसा। भले ही ये प्री सिलेक्शन पास कर ले, क्या सच में लगता है इसका कोई चांस है? आज तक थंडर मैजिक सीखने वाला एकमात्र हंटर मिंग शेन एंग बेई था। बॉस की पत्नी ने मुझे साइन करने के लिए उकसाने वाला तरीका इस्तेमाल किया। बस कह दे कि तुम्हें सट्टा लगाने की हिम्मत है या नहीं। इस पर बॉस को सट्टा लगाने में कोई हिचक नहीं थी। आखिर 99% जीतने का चांस था, वो क्यों ना लगाता? सबसे बुरा हाल पार्टनर का हुआ। बॉस की पत्नी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसकी 5 साल की सैलरी दांव पर लगा दी। अब थंडर ट्रायल शुरू होने वाला है। मेरी परछाई एक जंग के मैदान में ट्रांसफर हो गई। जैसे ही मैं आसपास के माहौल को देखने की कोशिश कर रहा था, अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। गर्दन घुमाकर देखा तो एक बड़े आदमी ने मेरे शरीर को कसकर पकड़ लिया। जोरदार धमाका हुआ। उसने मुझे धक्का देकर गिराते ही पीछे से धमाके की तेज आवाज आई। मैंने सिर उठाकर देखा तो एक सफेद शरीर वाला गंजा दानव, क्या बड़ा जीव था। पास के उस आदमी ने मुझे झिड़कते हुए कहा, तू क्या देख रहा है? मरना चाहता है क्या? जल्द ही मुझे सिस्टम से टास्क मिला, कृपया दानव के टुकड़े को हराइए। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये चीज यहाँ क्यों है। इसी समय मेरे
ऊपर दानव ने अपने हाथ में लो गदा मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं अब भी झटके में था और होश में नहीं आ पाया था। यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी काफी हैरान थे। आखिर हुआ क्या है? क्या ये थंडर ट्रायल नहीं होना चाहिए था? ये दानव बिशप किरदार तो दानव अध्याय का होना चाहिए था। मुझे सच में हैरानी है कि ये यहाँ क्यों आ गया। वो बिशप लेवल का मॉन्स्टर ट्रायल के बाद के भाग में आना चाहिए था। ये तो महज दूसरा लेवल है। ये दिग्गज मुझे देखकर भी नहीं हटा, चाहे मैं सोच में पड़ा हूं या नहीं। सीधा अपना हथियार मुझ पर दे मारा, लेकिन हथियार गिरते ही मैं वहां से हट गया। मैंने उसके अटैक को देखते हुए महसूस किया कि वो उतना ताकतवर नहीं लग रहा जितना मैंने सोचा था। अगर ये वही ताकत है जो उसने दिखाई तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये पार कर लूंगा। पीछे वाला आदमी मुझे जोर देकर भागने को कह रहा था। मैंने तुम्हें बचाया था, इसलिए नहीं कि तुम मरने जाओ। मैंने धीरे से अपनी कमर से तलवार निकाली। मुझे दूसरों के बाधा डालने से पहले जल्दी से खत्म करना है। इसी समय नामलेस कर्सड स्वॉर्ड मेरी स्टैमिना खत्म कर रही थी। सारे स्टेट्स स्टैमिना खर्च के अनुपात में बढ़ रहे थे और ग्रीडी स्कॉर्पियन नामलेस कर्सड स्वॉर्ड के असर को रोक रहा था। अगले ही पल एक बिशप मेरे सामने आ गया और इस समय मेरा अटैक भी तैयार था। सर्र की आवाज के साथ मेरी परछाई तेजी से आगे बढ़ी। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मानो हद से बाहर। सफेद दानव के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ऊंची छलांग लगाऊंगा और मैं उसके पीछे आकर उसके सिर को पकड़ लिया। हाथ में तलवार सीधे उसके गर्दन के पिछले हिस्से में घोंप दी। यहाँ उसकी कमजोरी होनी चाहिए, इसलिए डैमेज डबल होगा। जैसा मैंने सोचा था, बस एक ही वार से सफेद दानव का गला छलनी हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तेज आवाज बहुत परेशान करती थी, मुझे शांति पसंद है। मैंने कलाई घुमाकर तलवार का सारा खून झाड़ दिया। उम्मीद है तुम बाकी जिंदगी शांत रहोगे। फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींचा। इस समय सफेद दानव बेहोश हो रहा था। ये मौत के करीब आने का संकेत था। जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर गया। तथा कथित सफेद दानव मेरे एक ही वार में मारा गया। ये नजारा पास के उस आदमी और लाइव स्ट्रीम के फैंस को काफी हैरान कर गया। ये इंसान जरूर कुछ गड़बड़। इस बार सफेद दानव को मारने के बाद मुझे थंडर आर्मर मिल गया, लेकिन इस बार का टास्क बेहद खतरनाक है। मुझे बहुत सावधानी बरतनी है। इस टास्क में मुझे फिर से डोनेशन टास्क मिला। अगर मैंने थंडर मैजिक का टास्क पूरा कर लिया तो वो 5000 क्रेडिट पॉइंट्स देने को तैयार है। लाइव स्ट्रीम पर डोनेशन टास्क लगातार आ रहे हैं। कोई 3000 दे रहा है तो कोई 7000। सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग थंडर मैजिक के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोचना तो ठीक है। ये तो वो यूनिक स्किल है जो कभी मिंग शेन आंग के पास थी। अभी अभी मैंने सफेद दानव को मारने में सफलता पाई। सिस्टम ने बताया कि वी टाइप का टुकड़ा हरा दिया गया है। चौथा लेवल क्लियर हो गया है। इस बात से लाइव स्ट्रीम वालों को थोड़ा असमंजस हुआ कि यहाँ तो सिर्फ चौथा लेवल था। फिर तुरंत मेरा लेवल बढ़ गया। ताकत और स्पीड के स्टेट्स दो बढ़ गए। हेल्थ और मैना में भी काफी बढ़ोतरी हुई। अब मुझे जितने अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं वो करीब 400 हैं। ये दिग्गज को मारने का फायदा तो व्यर्थ नहीं गया। इसके अलावा मुझे दानव का दिल और थंडर आर्मर भी मिला। ये नजारा देखकर पास वाले भाई का तो होश उड़ गया। सिर्फ वही नहीं, लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी ऐसे ही थे। उसका सिस्टम एक साथ पहले से चौथे लेवल के सारे रिवॉर्ड्स दे रहा था। सच में बहुत उदार था। वो भाई दौड़ता हुआ मेरे पास आया। तुम सफेद दानव को मार सकते हो? उसका चेहरा देखकर लाइव स्ट्रीम के फैंस जोर से हंसने लगे। अगर तुम भी मूल निवासी होते तो शायद तुम भी घबरा जाते। मैंने सिर हिलाया। उनको मारना मेरे लिए काफी आसान है, तो मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। खास तौर पर दानवों को मारने आया हूँ। फैंस जोर से हंसे। तुम्हारा ये स्पष्टीकरण बहुत ज्यादा बचकाना है। फिर वो भाई मुझे गांव में आराम करने ले गया। यहाँ का गांव छोटा है लेकिन काफी शांतिपूर्ण है। कम से कम सफेद मॉन्स्टर तो यहाँ हमला नहीं करते। और मैंने कहीं भी रहने की जगह ढूंढ ली। अब मैं सिस्टम के अंदर के गोदाम को देख रहा हूँ। अब लाइव स्ट्रीम के दर्शक काफी उत्सुक हैं कि मुझे कैसे कैसे खजाने मिले हैं। सब मुझसे गोदाम खोलकर दिखाने को कह रहे हैं ताकि उनकी उत्सुकता शांत हो सके। दरअसल मैं भी इस बारे में काफी उत्सुक हूँ, इसलिए मैंने गोदाम में हाथ डाला। सिस्टम ने बताया मुझे दानव के दिल का एक एक्सेसरी मिला है। ये हेल्थ और रिकवरी बढ़ा सकता है। बाहर से देखने पर ये एक बहुत ही नायाब अंगूठी है। एक्सेसरी टाइप की चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं। एक्टिविटी बढ़ाने का काम भी एकदम परफेक्ट है, काफी अच्छी है। और मुझे सबसे ज्यादा चाहिए ये आर्मर, क्योंकि इस आर्मर में एक खूबी है। डिफेंस में 5 का इजाफा करने के अलावा ये थंडर स्ट्राइक इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। स्टेटस इफेक्ट इम्यूनिटी भी देता है, लेकिन सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्शक सब हैरान रह गए। सोचा भी नहीं था कि थंडर आर्मर भी तुम्हें मिल जाएगा। सबसे खास बात तो दानव का दिल है। ये लाइफ टाइम आइटम है। इसकी वैल्यू जैसा मैं चाहूं वैसा है। अगले ही पल मैंने अपना पसंदीदा थंडर आर्मर पहन लिया। लगा जैसे मैं काफी स्टाइलिश हो गया हूं। इस समय एक फैन ने टास्क डाला, अगर तुमने थंडर सीख लिया तो मैं 5000 क्रेडिट पॉइंट्स दूंगा। इस बहन का शुक्रिया, बहन हमेशा खुश रहे। एक और फैन ने टास्क डाला, मुझे भी शामिल कर लो। अगर तुम्हें थंडर मैजिक मिल गया तो मैं भी तुम्हें 5000 क्रेडिट पॉइंट्स दूंगा। और एक आदमी ने भी लगातार टास्क डाले। मैं 3000 क्रेडिट पॉइंट्स और जोड़ रहा हूँ। टास्क ऊपर वाले दोनों की तरह ही है। सबसे ज्यादा उदार एक बहन थी। उसने सीधे 7000 क्रेडिट पॉइंट्स का टास्क डाला, जिससे मेरी हमेशा अकड़ी हुई कमर थोड़ी झुक गई। सबका सपोर्ट का शुक्रिया, थैंक यू। थंडर मैजिक मुझे जरूर मिलेगा। उम्मीद है आगे भी सब सपोर्ट करते रहेंगे। लगता है किसी
किसी भी जमाने में ऐसा ही होता है। इतने सारे लोग थंडर ऑनलाइन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये भी सामान्य है। आखिर ये वो स्किल है जो सिर्फ मिंगशन आंग ही इस्तेमाल कर पाया था। अगर मैं ये सीख गया तो इसी बहाने क्या मैं स्ट्रीमिंग की दुनिया में खूब पैसे नहीं कमा सकता? मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाला था एक सुनहरे बालों वाला लड़का और एक निशान वाला भाई। निशान वाले ने मुंह खोला। तुम्हें बहुत देर से परेशान किया, माफ करना। ये हैं पेलियस सर, विलेज नाइट ऑर्डर के कप्तान। फिर मैं उनके साथ बाहर निकल गया और सफेद दानव के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हाल ही में दानवों के हमले अक्सर हो रहे हैं, जिससे आसपास के कुछ गांवों के लोग काफी परेशान हैं। इसलिए हमारे नाइट्स पूरी तरह तैयार हैं, 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं। गाँव वालों की सुरक्षा के लिए हमने उन्हें कह रखा है कि वो बिना जरूरत के बाहर न निकले। निशान वाले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसे तनाव भरे माहौल में तुम्हारे जैसा ताकतवर बाहरी इंसान मिलना वाकई बहुत दुर्लभ है, कप्तान ने कहा। मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने हमारे गांव की रक्षा की। कृपया मुझे गांव वालों की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करने दो। मैंने उसे इतना विनम्र न होने को कहा। मैंने तो बस वो किया जो कोई भी करेगा। ये कप्तान पेलियस, मैं उसे भी जानता हूँ। ये गांव का प्रतीक है, एक बहादुर नाइट जो दानवों से लड़ता है, उसने कहा। हाल ही में एक रिकॉन मिशन के दौरान उन्होंने दानवों के सरदार का पता लगाया है। वो दानवों से एक बार और हमेशा के लिए पंगा लेना चाहते हैं। फिर उन दोनों ने मेरे सामने झुककर प्रार्थना की कि मैं उनकी मदद करूं, चाहे उन्हें मरना पड़े तो भी वो तैयार हैं। दरअसल उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे वैसे भी टास्क पूरा करना है, इसलिए दानवों को मारना ही होगा। लाइव स्ट्रीम वाले भी आह भर रहे थे, पेलियस यहाँ मत मरना, वो बहुत अच्छा इंसान है, उम्मीद है मैं उसे बचा सकूंगा। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स मैंने भी देखे। दरअसल ये सब लोग स्पॉइलर दे रहे थे, क्योंकि कहानी पहले से ही तय है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेलियस की मौत अगले चरण में होनी चाहिए। ये सोचकर मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया। मेरे इस एक्शन ने पेलियस के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों भर दी। मैंने उसे अपना सिर ऊंचा रखने को कहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम वादा करते हैं, जब तक सारे दानव न मार डालें हम में से कोई नहीं मरेगा। पेलियस बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। तुम्हारे आने से मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्लान काफी आसानी से सफल होगा, सिस्टम ने बताया। 5वां चरण शुरू। इस बार के टास्क का नाम है सर्वाइवल। जल्द ही हम सब के सब तैयार होकर रवाना हो गए। मोटे तौर पर इस बार कुल 100 से ज्यादा लोगों की टुकड़ी थी। हालांकि इस समय मैं बिना पलक झपकाए लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। शुरू में तो मैं उनके मैसेजेस पढ़ सकता था, लेकिन जैसे जैसे दर्शकों की संख्या बढ़ती गई, चैट की जानकारी तेजी से स्क्रॉल होने लगी। ऐसे में सामान्य रूप से बात करना नामुमकिन हो गया। अचानक आगे वाले पेलियस ने हम सबको रुकने को कहा। निशान वाले ने सामने वाले दानव की तरफ इशारा किया। वो यहाँ पूरे दिन से आराम कर रहा है, लगता है उसे डर ही नहीं कि हम उसे ढूंढ लेंगे। और सामने वाला ये आदमी ही दानवों का सरदार है। सिर्फ उसके शरीर के ढांचे से ही पता चलता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। पेलियस ने टास्क बांटना शुरू किया। वो छिपकली बनेगा और फिर मुझे पीछे से अटैक करने को कहा। हालांकि मैंने सीधे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहा। मैं चाहता हूं कि पेलियस थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है आसपास कुछ ठीक नहीं है। सामने वाला आदमी साफ तौर पर एक झांसा है। आसपास निश्चित रूप से सिर्फ पत्थर वाला दानव ही नहीं है। इस बार मिंग शेनोंग ने अकेले ही सफेद दानव को चुनौती देने का फैसला किया। तमाम सफेद दानवों के घेरे के बीच उसका एक ही लक्ष्य है, वो है सामने वाला दानवों का सरदार। जब तक सरदार मारा गया ये खेल खत्म हो जाएगा। अभी अभी हम सबने एक अकेले सरदार को देखा तो हमने मिलकर उसे खत्म करने की तैयारी की। तभी मैंने सामने वाले पेलियस को रोका। सावधान रहो, ये एक जाल हो सकता है। मेरे बोलते ही जमीन के नीचे से तेज कंपन की आवाज आने लगी। इस पल सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। बिना किसी शक के वो दानवों से घिर चुके थे और मैंने आखिरकार पहचान लिया कि सामने वाला सरदार हमें फंसाने का एक जाल था। अगले ही पल उस सरदार ने अचानक अपनी आंखें खोली, फिर उसकी विशाल आंखें हमारी दिशा में घूम गईं। तभी उसके आसपास बहुत सारे दानव जमीन के अंदर से निकल आए। लगता है शुरू से ही हमारी कोई उम्मीद नहीं थी। हम सरदार के पास भी नहीं पहुंच सकते। जैसे ही हम पास आते हैं ये दानव प्रकट हो जाते हैं और इतनी तादाद कि हम चंद आदमी उनका सामना ही नहीं कर सकते। पेलियस तो डर से पागल हो चुका था। उसका रंग बेहद खराब हो गया था। उसने सोचा था ये एक अच्छा मौका है, लेकिन निकला सबको बर्बाद कर दिया। सफेद दानव निकलने के बाद सिपाहियों पर हमला करने लगे। नीचे वाले लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बस सर्र की आवाज आई। एक आदमी को सफेद दानव ने जिंदा फाड़कर खा लिया। इस डरावने नजारे ने उनके दिलों पर गहरा साया डाल दिया। उसने काली हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोगों जैसे अकिंचन इंसान हम पर हमला करने की सोच सकते हो, कितने हास्यास्पद हो। पेलियस लगातार जोर से चिल्ला रहा था, सब लोग जल्दी से पहाड़ी के नीचे भागो। इसलिए सब लोग भागने लगे। अब तो 7/22 का ख्याल भी नहीं था, अपनी जान बचाना जरूरी था। सभी सफेद दानवों ने एक साथ आसमान की तरफ जोरदार चीख लगाई। लगता है वो अब बहुत उत्साहित थे। आखिर फिर से इंसानों के साथ खेलने का मौका मिल गया था।
देखते देखते टीम में फिर से मारे जाने के मामले सामने आने लगे। कोई आगे बढ़कर किसी को बचाना चाहता था तो दो आदमियों ने उसे रोक लिया। होश में रहा, देर हो जाएगी। उनके इस टाल मटोल करने के कारण ही सफेद दानव उनके पास आ चुका था। पेलियस ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग जल्दी भागो, यहाँ पहले हम संभालते हैं, ये तकदीर है। सब लोग पीछे हटो। पेलियस ने उन्हें उनके घर में इंतजार कर रहे परिवार और इस गांव के बारे में सोचने को कहा। यह अंत नहीं है, हम फिर से इकट्ठा होकर वापस आएंगे। उसकी बातें सुनकर सबको ठीक भी लगा, इसलिए सब जल्दी से पहाड़ी से नीचे भाग गए। ऊपर सिर्फ निशान वाला और पेलियस बचे थे, लेकिन पेलियस को लगा कि वो अकेले ही यहाँ काफी है। आखिर इस छोटी टीम को आगे चलकर निशान वाले की जरूरत पड़ेगी। तभी मैं धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। ये देखकर पेलियस को हैरानी हुई। उसने मुझसे कहा, भाई तुम भी जल्दी भागो, नियम कायदे फिर से बनेंगे और दानवों का सामना करेंगे। यहाँ पहले मैं संभाल लेता हूँ। हालांकि मैंने धीरे से तलवार निकाली। तुम अभी जो बोल रहे हो वो तो मेरी डायलॉग है। तुम और निशान वाला भागो जल्दी, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये देखकर कि वो नहीं भाग रहा, मैंने फिर से पूछा, मेरी बात हो गई? तुम अब तक क्यों नहीं भागे? वो मेरी बात का मतलब बिल्कुल नहीं समझा, इसलिए मैंने और सीधा कहा, तुम्हारे यहाँ रहने से मैं आजादी से काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बाधा बन रहे हो। अगर तुम हट करके नहीं भागे तो हम सब यहीं मरेंगे। पेलियस दरअसल बहुत ही नेक था। भले ही मेरी बात सच थी या नहीं, लेकिन वो किसी बाहरी को अकेला छोड़कर खुद नहीं भाग सकता था। मुझसे दोबारा कहने को मत कहना, सच में तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे परेशानी होगी। ये कहते ही पेलियस कुछ नहीं बोला और भागने लगा। तो मैं बाकी लोगों को इकट्ठा करता हूँ, कृपया किसी भी तरह मेरे आने तक यहाँ टिके रहना। और मैं यही चाहता था, जैसे ही वो गया तो मैं इस युद्ध में मरने से बच सकता था और साथ ही बिना किसी रोक टोक के लड़ भी सकता था। पेलियस भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर कह रहा था, भाई मैं तुम्हारी एक जान का कर्जदार हूँ, तुम बस टिके रहो, मैं जरूर वापस आकर तुम्हें बचाऊंगा। और दूसरी तरफ दानवों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। उनके शरीर से सुनहरी किरणें निकलने लगीं। इस समय मैं उनकी तरफ बढ़ गया। दोनों बड़ी स्किल्स एक साथ ऑन कर दी। जैसे ही एक दानव पेलियस को पकड़ने वाला था, मेरी रफ्तार फिर से बढ़ गई। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। अगले ही पल मैंने उसकी टांगें काट दी, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाया और मैं लगातार उनकी रफ्तार को कम करता रहा। सबसे आगे वाले दानव की टांग मैंने काट दी थी। इस तरह उनकी चाल को सीमित कर दिया। सफेद दानव ने सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी परछाई उन्हें इतना नुकसान पहुंचा देगी। मेरे अटैक की वजह से मैंने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था और मैंने 2 दानव मारकर 20 अचीवमेंट पॉइंट्स भी हासिल किए। हालांकि ये सिर्फ एक कोशिश थी, लेकिन इस तरह अकेले छूट जाने की आदत मुझे अब भी नहीं है। सच में बहुत याद आती है वो पुराने दिनों की टीम के साथ अच्छा तालमेल। दूसरी तरफ पेलियस पागलों की तरह गांव पहुंचकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते वो अचानक रुक गया। उसने देखा कि उसके पीछे कोई दुश्मन नहीं है। क्या इतने सारे सफेद दानवों को उसने अकेले ही रोक रखा है? ये सोचकर उसके होंठ कुछ अधीरता से सिकुड़ गए। उसे जल्द से जल्द और लोगों को ढूंढकर मुझे बचाने के लिए वापस आना होगा। उम्मीद है मैं उसके आने तक टिक सकूंगा। और वो ये नहीं जानता था कि असल में एक तरफ मैं अकेले फंसा हुआ लग रहा था। दरअसल मैंने अकेले ही उन सबको घेर रखा था। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स के मुताबिक उन्हें लगा कि मैं थोड़ा बहुत पागल हो गया हूँ। उन्होंने ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। ये तो आत्मघाती जैसा है। और पेलियस के गांव की ताकत से वापस आकर मदद करना तो नामुमकिन था। अब मेरे अलावा उनमें वो लोग भी थे जिन्हें मरना तय था, जैसे पेलियस और उसके साथी। मेरी मौजूदा स्थिति के हिसाब से शायद मैं सबको बचा सकता हूँ। जल्द ही 2 सफेद दानव मुक्के बरसाते हुए मेरी तरफ दौड़े और मैंने भी हमला करने का मुद्रा बना लिया। उसी पल मैंने फुर्ती से बचाव किया और उसकी छाती पर एक वार कर दिया। फिर एक बड़ा कदम बढ़ाकर दूसरे दानव की जांघ काट दी। आसानी से लड़ाई जीतने के लिए उनकी चाल को सीमित करना जरूरी है। मेरी मौजूदा ताकत से अब एक ही वार में एक दानव मारना कोई मुश्किल नहीं रह गया है। लगता है वो इतने मुश्किल नहीं है। असली सवाल ये है कि मैं इस तलवार की ताकत पर कितनी देर निर्भर रह सकता हूँ। इसलिए मेरा पहला लक्ष्य सरदार का पता लगाना है। सिर्फ उसी को खत्म करने से ये सब सही मायने में खत्म होगा। मैंने एक दानव के कंधे पर कदम रखा, गर्दन घुमाकर चारों तरफ सरदार की दिशा देखी और उसी के साथ ही एक ही वार में उस दानव का सिर काट दिया। फिर से कुछ पॉइंट्स मिले। अब मेरी रफ्तार बहुत तेज है। मुझे उन छोटे मोटे मॉन्स्टरों से कोई लेना देना नहीं है। जल्द से जल्द सरदार का लक्ष्य तय करना है। तभी एक दानव बहुत चालाक निकला। उसने अपना मुंह इतना बड़ा खोल रखा था जैसे वो मेरे मुंह में कूदने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका इंतजार सिर्फ मेरे पैरों की मार थी। सर्र सर्र की आवाज के साथ मैंने लगातार दानवों के चेहरों पर कदम रखते हुए छलांगे लगाईं। मेरे इस हिम्मत और जोखिम वाले अंदाज को देखकर लाइव स्ट्रीम वालों के होश उड़ गए। मेजबान सच में कमाल का है। एक कदम गलत पड़ते ही फौरन मौत। हवा में लड़ना कभी मिंगशेन आंग का खासा हुनर था। अब एक और निकल आया है। ग्रीडी स्कॉर्पियन नामलैस डैम स्वॉर्ड के असर का विरोध कर रहा है। उपयोगकर्ता की जीवन ऊर्जा और आत्मिक शक्ति वापस लौट रही है। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली। लगता है स्टैमिना खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उपकरण वाकई अलग ताकत देते हैं। जब तक मैं अपनी सीमा के अंदर हूं, मुझे जल्द से जल्द बॉस को मार गिराना चाहिए। जल्द ही मैंने सामने सरदार का ठिकाना ढूंढ लिया। बस थोड़ा और पास पहुंच जाऊं तो उसे मार सकता हूं।
हालांकि तभी उसने अचानक एक संत जैसी मुस्कान दिखाई। ये मुस्कान देखकर मेरा दिल कांप उठा। इसी समय सरदार ने पलटकर हमला किया। अगर मैं इसे एक ही वार में खत्म नहीं कर पाया तो मरने वाला मैं ही होऊंगा। जल्द ही उसका हमला पूरी ताकत से तैयार हो गया। अगर उसके हाथ में हथियार मुंह पर लग गया तो मैं कीमा बन जाऊंगा। इस समय मेरे मन में थोड़ी झिझक भी थी। मन ही मन दुआ कर रहा था, कामयाब होना ही होगा। अगले ही पल मैंने बिना देर किए उंगलियां चटकाई। सिस्टम ने बताया, तुम एक बार थंडर स्ट्राइक का मौका इस्तेमाल करने में सफल रहे। फिर मेरे शरीर से सुनहरी किरणें निकलने लगी। मौका सिर्फ एक बार है, इस बिजली की गर्जना को पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजने दो। लेकिन इससे एक एस लेवल हंटर अपनी जगह पर सन्न रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने थंडर स्किल का इस्तेमाल किया था। ये स्किल सिर्फ 20 साल पहले मिंग शेनांग ही सीख पाया था, लेकिन अब ये एक नौसिखिया मेजबान ने सीख ली थी। बस 10 मिनट पहले मैंने मजबूर होकर थंडर स्किल इस्तेमाल की। अगले ही पल मेरे शरीर से अनगिनत बिजली की लहरें निकल पड़ी। उन सफेद दानवों को लगा जैसे उनकी आंखें जलने वाली हैं और कान फटने वाले हैं। उनके सरदार की भी यही हालत थी। उसके कानों में इतना दर्द हो रहा था कि वो पागल होने को था। उसके मुंह से कोसने की आवाजें निकल रही थीं। ये शैतान इंसान, पर उसे पता नहीं था कि मैं इस समय उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। एहतियात के तौर पर मैंने नामलेस स्वॉर्ड को अपनी स्टेमिना खर्च करके मेरी ताकत बढ़ाने दी। जल्द ही मैंने अपनी पूरी शारीरिक ऊर्जा को ताकत में बदलकर तलवार की धार में भर दिया। बस अगर मैं वार कर दूं तो जीत जाऊंगा। फर्र की आवाज के साथ मैंने एक ही वार में उस मॉन्स्टर सरदार को खत्म कर दिया। इस सरदार के जीवन के लक्षणों को देखते हुए वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। 2 और वार करने के बाद खत्म हो जाएगा। सरदार ने सोचा भी नहीं था कि वो एक कमजोर इंसान के हाथों मरेगा, और मैंने मौका देखकर उसके सिर पर लगातार 3 वार किए। धमाके के साथ दानवों का सरदार पूरी तरह गिर गया। सिस्टम ने बताया, तुमने सफेद दानव को हरा दिया है। 5वां लेवल सर्वाइवल मोड क्लियर हो गया है। एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है और मेरा लेवल भी बढ़ गया है। लेवल बढ़ने के बाद मेरी ताकत और स्पीड के स्टेट्स में उचित बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एक्टिविटी 2 और मैना 1 बढ़ा है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पागलों की तरह स्पटाइटल लिख रहे थे। वो भी पहली बार इस लेवल को किसी को क्लियर करते देख रहे थे। साथ ही मेजबान के कारण कि उसने दूसरे लेवल से ही स्ट्रीम शुरू कर दी, वरना वो जिंदगी भर ये नजारा नहीं देख पाते। कुछ फैंस को लगा कि ये अच्छी खबर नहीं हो सकती है। तुम्हारी असली समस्या ये है कि तुमने उस चीज को हरा दिया है जिसे हराया नहीं जाना चाहिए था। अगर ये कॉमिक का हीरो होता तो इस समय किसी कूल शॉट के साथ अंत होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। आसमान में अब भी बिजली चमक रही थी, लेकिन ये सिर्फ साधारण बादलों वाला मौसम था। सामने वाले दानव अब धीरे धीरे बिजली के हमले से उबर रहे थे। हालांकि अब मुझे उनके जवाबी हमले का सामना करना था। इस समय मैंने अपने हाथ में कर्सड स्वॉर्ड की तरफ देखा। ग्रीडी स्कॉर्पियन इस्तेमाल किया, लेकिन वो नामलेस कर्सड स्वॉर्ड के कमजोर असर का सामना नहीं कर पाया। फिर मैं सरदार के सिर से नीचे कूद गया। चूंकि ये पहले से ही बेहद खतरनाक स्थिति थी, तो लड़ते रहना ही था। भले ही मैंने ये लेवल क्लियर कर दिया, मॉन्स्टर खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मॉन्स्टर तब तक नहीं हटेंगे जब तक ट्रायल खुद खत्म नहीं हो जाता। मैंने पिछली बार इसी मैकेनिज्म का फायदा उठाया था, लेकिन सोचा नहीं था कि इस बार ये मुझ पर ही उल्टा पड़ेगा। मेरे मुंह से लगातार खून टपक रहा था। लग रहा था अब ताकत का बिल्कुल अंत होने को है, और मेरी ये हालत सफेद दानवों ने भी देख ली थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हालांकि नाटकीय बात यह थी कि कुछ देर पहले तक सन्नाटे में डूबा आसमान अब अचानक कई बिजलियों से भर गया। फिर ये सारी बिजलियां एक ही दिशा में गिरी। अगले ही पल मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर ताकत से भर गया है। ये सारी बिजलियां मुझ पर ही गिरी थीं। इस समय मुझे देखकर लग रहा था जैसे मैं बिजली का देवता हूं। सिर्फ जो रॉब पैदा हो रहा था वो उस बिजली की स्किल के बराबर ही था। जब मैं और सफेद दानव लड़ रहे थे, तभी एक जंगल में बने एक छोटे से घर में एक औरत दरवाजे पर बैठी स्ट्रीम देख रही थी। बस वो पूरे समय उदास मुंह देख रही थी। एक और छोटा बच्चा आंग के नाम का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है। अचानक शियू भी बाहर आया। उसने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? औरत ने कहा, आज की धूप बहुत अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे अब सच में इन लम्हों का आनंद ले सकते हैं। शियू ने गहरे स्वर में कहा। उसकी आवाज में थोड़ा अफसोस और दुख था। उसने गर्दन घुमाकर फिर से औरत की तरफ देखा। अब ये सब खत्म करने का भी समय आ गया है। औरत ने कहा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इस पर शियू बहुत गुस्सा हुआ। क्या मतलब है ज्यादा से ज्यादा 1 साल? तू क्या बोल रही है? जब भी मामला गंभीर होता है तो ऐसा क्यों करती है? उत्सुकता में वो भी औरत के पास जाकर ये देखने लगा कि आखिर वो इतने ध्यान से क्या देख रही है। औरत ने उसे समझाया, ये एक नौसिखिया मेजबान है, अपने आप को मिंग शेनांग कहता है। आंग का नाम सुनते ही शियू के मन में एक झटका लगा। क्या कहीं बॉस वापस आ गया है? औरत ने उसे घबराने को कहा। साफ तौर पर वो आंग नहीं है, उसने सिर्फ आंग का नाम उधार लिया है। ये एक मेजबान है जो सिटाडेल ट्रायल को चुनौती दे रहा है। औरत ने फिर से कहा, अब तुम्हें भी समझ आ गया होगा। अगर आंग उस खतरे में सच में बच गया होता तो शायद ये आदमी दुनिया से गायब हो चुका होता। 20 साल कैसे छुपकर रह सकता था? भले ही मानना न चाहती हो, लेकिन औरत ने ये मान लिया कि आंग जरूर मर चुका है। तुम आखिर कब इस सच्चाई को स्वीकार करोगी? ये सुनते ही शियू ने तुरंत पीठ कर ली और उसे बात नहीं करना चाहता था। आज की बात बस यहीं
खत्म करते हैं। अब मुझसे बात मत करो। शियू के मन में किसी भी तरह ये विश्वास नहीं था कि आंग मर गया है। वो गुस्से से चिल्लाया, तू आखिर उस बच्चे के साये में कब तक छुपी रहेगी? अब बाहर आने का समय आ गया है। शियू ने मुंह घुमाकर पूछा, और तू, क्या तूने सच में उसे भुला दिया है? फिर उसने औरत के हाथ से उसका फोन छीन लिया। अगर तूने सच में भुला दिया है तो रोज मिंगशेन आंग की स्ट्रीम ढूंढ कर नहीं देखती। फिर छीना हुआ फोन उसके सामने कर दिया। औरत अब भी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो बस पूरी तरह से सन्न रह गई। ये कैसे हो सकता है? शियू को उत्सुकता हुई तो उसने भी अनायास ही फोन की तरफ देखा। क्या अब भी तुम्हें स्ट्रीम देखना इतना पसंद है कि मैं भी देखूं कि आखिर ऐसा कौन है? हालांकि ये देखते ही उसका तो होश ही उड़ गया। दूसरा इंसान आ गया है। इसी समय मेरे शरीर से थंडर मैजिक लगातार बाहर निकल रहा था। सभी सफेद दानव मेरे शरीर के पास भी नहीं आ पा रहे थे, और सिर्फ यही नहीं, उन्हें थंडर मैजिक से भारी नुकसान भी हो रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर का थंडर मैजिक शांत हो गया। इसका मतलब मैंने थंडर मैजिक को पूरी तरह से अपना लिया था। आदमी ने लड़ाई के दौरान सिर्फ तलवार निकालने का एक पोज किया, जिससे गिल्ड की मालकिन शर्मा गई, क्योंकि उस एक ही वार ने 20 से ज्यादा दानवों को मार डाला था। ऐसे टैलेंट को वो हर हाल में अपने गिल्ड में शामिल करना चाहती थी। अभी अभी मुझे थंडर स्किल मिलने का नोटिफिकेशन मिला था। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह पागल हो गए थे। क्या दूसरा मिंगशेन आंग फिर से पैदा होने वाला है? तब उन्हें समझ आया कि थंडर स्किल पाने के लिए दानवों के सरदार को मारना ही होगा। उनकी चर्चा सुनकर मेरी नजरों में चिंता दिखी। ये तुम्हारे सीखने की जगह नहीं है। सिस्टम पैनल ने बताया कि थंडर स्किल जीवन, ऊर्जा और मैना का उपभोग करके चलाई जाती है। इसे थंडर के टुकड़े इकट्ठा करके अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन मेरे लिए अभी यहां से जिंदा बच निकलना ही बहुत बड़ी बात थी, और ट्रायल के बीच में रुकने का समय भी एकदम सही था। फिर सिस्टम ने लगातार 2 टास्क नोटिफिकेशन दिए। मैंने 5000 और 7000 पॉइंट्स के क्रेडिट पॉइंट्स पूरे कर लिए थे, और ये सारे पॉइंट्स वो थे जो सबने मुझे डोनेशन टास्क के रूप में दिए थे। अब मेरे पास कुल पॉइंट्स 20,000 से ज्यादा थे। मैंने पहले सुना था कि टिप्स मिलने पर शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ परफॉर्मेंस देनी चाहिए, इसलिए मैंने ट्रायल जारी रखने का फैसला किया। इस समय सामने के दानव एक साथ मेरी तरफ झपटे, और मेरी निगाहें बेहद तेज थीं। आज मैं तुम लोगों को वो चीज दिखाता हूँ। अगले ही पल मैंने सीधे 20,000 क्रेडिट वैल्यू खर्च करके ग्रीडी स्कॉर्पियन का लेवल अपग्रेड कर दिया। लेवल अपग्रेड करने के बाद मैंने महसूस किया कि नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक में बदल रहा था। मैं बहुत चाहता था कि ये तुरंत पूरे शरीर में फैल जाए, लेकिन अब मैंने सारी बिजली अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर ली थी। मैं यहीं रुक सकता था, लेकिन मैं थोड़ा और मौज भी करना चाहता था। अगले ही पल मैंने जोर से एक कदम आगे बढ़ाया। सामने के दानवों से बिल्कुल नहीं डरा। सामने वाले दानव के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ चुकी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो अपने जीवन के आखिरी पलों में प्रवेश कर चुके थे। फिर मैंने सारी बिजली को तलवार के शरीर में भर दिया। सिस्टम ने बताया, बिजली अब नामलेस कर्सड स्वॉर्ड में निवास कर रही है। मैं जोर से हंसा। ये समय एकदम सही है। अब देखना है कि सामने के दानव मेरे इस वार को झेल पाते हैं या नहीं। तलवार एक बार चलाई तो लाल रंग की तेज रोशनी तेजी से आगे बढ़ी। इस एक वार में सामने के सभी दानव 2 हिस्सों में कट गए। वो बचाव भी नहीं कर पाए, और तलवार की ये ताकत वहां नहीं रुकी, लगातार आगे बढ़ती रही। हालांकि ये एनर्जी मुड़ती नहीं थी, लेकिन मैंने आड़ावार किया था, इसलिए सामने वाले सभी दानव बच नहीं सकते थे। 10 सेकंड बाद मेरे शरीर पर लाल रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने मन ही मन कोसा, बहुत ज्यादा मौज कर ली, सारी ताकत खत्म कर दी। मुझे थोड़ी ताकत वापस जाने के लिए बचाकर रखनी चाहिए थी। अब तो लगता है चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अच्छा ये रहा कि उस एक ही वार में सारे दानव ढेर हो गए। मैंने लंबी तलवार जमीन पर सीधी खड़ी कर दी, और आधे उकड़ू में इस तरह बैठा रहा कि गिरा नहीं। इसी समय मेरे पीछे कुछ लोगों का दल आया, और ये लोग थे वो लौटने वाले निशान वाले और उनके साथी। वो सच में अपने वादे के मुताबिक मुझे बचाने वापस आए थे। जब पेलियस ने सामने का नजारा देखा तो वो सन्न रह गया। उसकी नजरों में अविश्वास था। फिर वह तेजी से मेरे पास आया। मेरे उद्धारकर्ता, तुम ठीक तो हो? आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। कितना अच्छा है, वो सच में वापस आए थे। फिर मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग घूम गया हो और सब कुछ धुंधला होने लगा। ये तो बेहोशी के लक्षण थे। हालांकि पेलियस सच में बहुत बेवकूफ है। वो वापस आ ही गया। अगर मैंने ये सारे दानव नहीं मारे होते तो क्या वो सब यहाँ मरने आए थे? और दूसरी तरफ गिल्ड बिल्डिंग में 2 लोग बहुत टेंशन से बॉस की पत्नी को देख रहे थे। बॉस की पत्नी ने मुझे ट्रायल क्लियर करते ही देखा, फिर बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। पार्टनर ने मैनेजर से पूछा, क्या इसके लिए उसने सच में इतना कुछ करने का सोचा था? ये मुझसे मत पूछो, मैं औरतों का दिल बिल्कुल नहीं समझता। इस समय बॉस की पत्नी के शरीर में हल्की कंपन थी। वो बोली, ये तो बहुत बुरा हो गया, लगता है मैं प्यार में पड़ गई हूँ। 20 साल पहले जब वो छोटी लड़की थी तब उसने ऐसा एहसास कभी पाया था। आंख को मैसेज करते ही उसका मन घबराने लगा। क्या कहीं उसका मैसेज बहुत ठंडा लग रहा था, या हो सकता है उसे लगा हो कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल मैसेज था? शायद उसमें कुछ सजावटी शब्द जोड़ने चाहिए थे तो जवाब मिलने की संभावना बढ़ सकती थी। पार्टनर ने बेसुधी से कहा, माफ करना, वो मैसेज सच में सिर्फ ऑफिशियल था। तुम उससे प्यार करती हो या क्या? कुछ तो बोलो। बॉस ने भी ऐसे ही कहा। तू हमेशा उसे गिल्ड में शामिल करने पर जोर दे रही थी, क्या सिर्फ उसे
पाने के लिए था। बॉस की पत्नी ने शर्माते हुए कहा, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। उसकी मैनेजर बनने से पहले ही मैं उसकी फैन थी और मैंने तुमसे पहले ही कहा था बॉस, तुम ये इंसान साइन करोगे तो नुकसान नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तुम सोचो, जो थंडर पावर सिर्फ मिंगशन आंग ही पा सका था, अब वो थंडर पावर उसने हासिल कर ली है। यानी यही भविष्य का दूसरा मिंगशन आंग है। पार्टनर को इससे कोई मतलब नहीं था, बस उसकी सैलरी बच गई, यही बहुत था। इस पर बॉस भी काफी संतुष्ट था। उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ये स्किल और कोई नहीं सीख पाया। ये वो इंसान है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। तभी पार्टनर का फोन बजा। बॉस की पत्नी के मन में एक उम्मीद जागी, क्या ये मैसेज आंग का है? और हकीकत भी वैसी ही थी जैसी बॉस की पत्नी ने सोचा था। मिंगशन आंग ने उनका मेल पढ़ लिया था, लेकिन अगले ही पल वो बर्फीले तालाब में गिर गई। भले ही मेल पढ़ा, लेकिन सिर्फ पढ़ा और जवाब नहीं दिया। बॉस की पत्नी पूरी तरह निराश हो गई। लगा जैसे उसकी सांसें ही बंद हो गई हों। ये आदमी तो खड़े खड़े ही मर गया। ये पहली बार देखा है। क्या इसके लिए ताबूत मंगवाना चाहिए? शायद नहीं। इसी समय ई स्पोर्ट्स रूम में एक विश्लेषक था जो हंटर फाइटिंग का स्ट्रीम करता था। उसने अपनी गहरी नजर और मजबूत स्ट्रीमिंग तकनीक से अनगिनत प्रतिद्वंद्वियों को हराया था और अपनी अपरिवर्तनीय जगह बना रखी थी। उसका नाम था ईगल आई। ईगल आई ने कई अलग अलग खिलाड़ियों के मैच रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया और उनका तीखा विश्लेषण दिया, जिसमें एक डार्क हॉर्स कहलाने वाली खिलाड़ी भी शामिल थी। वो एक धमाके के साथ सामने आई थी और तेज रफ्तार से टॉवर को पार कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे दूसरा मिंगशन आंग कहने लगे थे। यहाँ तक कि जो कभी युआन लान आई का सदस्य था, वो भी अब धरती का प्रतिनिधित्व करता है। उसके कंधों पर भारी दबाव होना तय है। आज हम उसकी स्किल्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे और क्रॉस जनरेशनल लीजेंड मिंगशन आंग को भी नहीं भूलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं, बिजली इसी आदमी की है। जब तुम किसी ऐसे हंटर के बारे में सोचते हो जिसे देखकर बाकी सब पीछे छूट जाते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में किसकी तस्वीर आती है? इस समय हर किसी के दिमाग में शायद यही आदमी होगा, मिंगशन आंग। और आज वो ईगल आई से अपनी नजरें गड़ाकर वर्तमान के बेहद गर्म खिलाड़ी मिंगशन आंग का गहन विश्लेषण करने वाली थी। लाइव स्ट्रीम में किसी को लगा कि वो हाइप बना रही है। वो नया खिलाड़ी तो अभी दूसरे लेवल पर ही है, लेकिन ईगल आई को लगा कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। शुरू में ही उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मेजबानी करना बहुत मुश्किल पेशा है। फिर उसने मेरी प्रोफाइल में जाकर कुछ स्ट्रीमिंग क्लिप्स देखी। वो चिल्लाई, बहुत पागलपन है, अभी क्या हो रहा है? सारी क्लिप्स देखने के बाद उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे कहना पड़ा कि ये कितनी गजब की एकाग्रता थी। उसने स्किल सीखते ही इतनी फटाफट इस्तेमाल कर ली, लगता ही नहीं था कि वो इंसान है। और उसने ये भी विश्लेषण किया कि मैं स्किल को कंट्रोल कर रहा हूँ, तलवार में बिल्कुल उतनी ही एनर्जी डाल रहा हूँ जितनी जरूरत थी, एकदम न्यूनतम बर्बादी। ये सब करने के लिए जितनी बारीक कंट्रोल, तकनीक और सही उपयोग के लिए जजमेंट चाहिए, पूरी लड़ाई में वो एक बार भी गलत नहीं हुई। फिर उसने आखिरी राय दी, ये आदमी जरूर बहुत बड़ा नाम बनेगा। ईगल आई अब से लगातार उस पर नजर रखेगी। सभी लोग इस नए खिलाड़ी के बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। जब वो 10 लेवल पर पहुंच जाएगा तो शायद वो उसके साथ चल सकेगी। कहने की जरूरत नहीं, लाइव स्ट्रीम में इस लड़ाई को समझने वाले 10 लोगों से भी कम थे। इसी समय ईगल आई की नजर में एक कमेंट आया, क्या इस बार कोई फाइनल रिव्यू नहीं है? तुम लगभग भूल ही गई थी। वो जब भी किसी हंटर को जज करती थी तो एक फाइनल रिव्यू जरूर होता था, यानी उसकी लिमिट का पता लगाना। हालांकि इस बार उसने पहले से अलग राय दी। अभी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से इस नए खिलाड़ी का कंट्रोल लेवल मिंगशन आंग के करियर के सर्वश्रेष्ठ समय से भी आगे निकल चुका है। इस समय मैं बेहोशी में अचानक अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं तेजी से उठता हूँ। सोचा नहीं था, मैं गहरी नींद में चला गया। अच्छा हुआ मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला कि छठा फेज शुरू हो गया है, थकान दूर हो गई है। क्या टेस्ट रोकना है? टेस्ट रोकने की 2 जरूरी शर्तें हैं। एक ये कि पिछला फेज पूरा हो चुका है और अगला फेज अभी शुरू नहीं हुआ है। दूसरी शर्त ये कि थकान पूरी तरह ठीक हो जानी चाहिए। फिर मैंने फोन पर लाइव स्ट्रीम चालू की, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरे लाइव स्ट्रीम पर 700 से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके हैं। पता नहीं कब इतने सारे व्यूअर्स हो गए। मैंने लाइव स्ट्रीम के फैंस से कहा, माफ करना, मुझे एक दिन आराम करना है, तो अगली लाइव स्ट्रीम परसों होगी। फिर उन्हें नोटिस मिला कि मिंगशन आंग ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी है। नीली रोशनी के साथ मेरा बॉडी वहां से गायब हो गया और फिर दोबारा आया तो एक सफेद जगह में। अब जहां हूं वो टेस्ट वेटिंग रूम है और मेरे सामने एक दरवाजा है, लेकिन मैं जल्दी में वहां नहीं गया, बल्कि बैकएंड जानकारी खोली और देखा कि लाइव स्ट्रीम गिल्ड ने मुझे कोलैबोरेशन का इन्विटेशन भेजा है। मैंने धीरे से मास्क उतारा, सोचा ये कोई स्पैम मेल है, लेकिन फिर मैं रुक गया। ये तो आधुनिक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी लगती है। 2 घंटे बाद मैं फिर उसी कॉफी शॉप में आया। मैंने कहीं बैठकर इस कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसके मैनेजर एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं और स्ट्रीमर्स की तेजी से ग्रोथ में सहायता करते हैं। सच में नहीं सोचा था कि ये दुनिया ऐसी हो जाएगी। यहाँ तक कि ऐसी कंपनी भी है और साइज काफी बड़ा है। फोन पर एक और पॉपअप आया। हॉकाई का अगला टारगेट नया स्ट्रीमर मिंगशन आंग है। कहा जाता है उसका कंट्रोल स्किल ओरिजिनल से भी बेहतर है। लगता है ये हॉकाई भी कैंगटियन के साथ हो गया है। वो एक सीधा साधा बेबाक कमेंटेटर है, लेकिन मेरे लिए टैलेंट स्पॉट करने की उसकी नजर काफी सटीक है। उसने मुझे
मुझे एक ही बार में पहचान लिया। ठीक उसी समय एक और कदम कॉफी शॉप में आया और उसने भी हॉकाई का ट्रेंडिंग टॉपिक देखा। मन में बहुत बुरा लगा और मुंह में 2 गालियां दी, क्योंकि हॉकाई ने कमेंट किया था कि इस आदमी के कंट्रोल स्किल ने अपने चरम समय के मिंग शेनंग को भी पीछे छोड़ दिया होगा। ये बात उस आदमी को बहुत बुरी लगी। मेरे साथ मजाक मत करो, वो तो बस मुश्किल से दूसरे लेवल तक पहुंचा एक रूकी है। ये कहकर वो न केवल गुस्सा हुआ बल्कि उसे लगा कि हॉकाई की नजर खराब है। उसके दूसरे लेवल को पार करने के बाद वो हॉकाई की आंखें निकाल लेगा। फिर उसने जोर से थूक जमीन पर थूका। उसके लिए आज एक बहुत बुरा दिन था। लेकिन दरवाजे में घुसने के बाद उसे लगा कि आज और भी बुरा हो गया, क्योंकि उसने एक पुराने दोस्त को देखा। इस समय मैंने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया, भले ही देख लेता तो ज्यादा परवाह नहीं करता, और उसे लगा जैसे आज उस पर कोई बुरा असर है। जिधर देखो उधर आंग आंग। जैसे ही फोन खोला, आंग ही आंग उसे बहुत परेशान कर दिया था। इसलिए अब वो मुझे देखकर बहुत नाराज है और चाहता है कि मुझसे अपना गुस्सा निकाले। मेरे बगल में भी एक खाली सीट थी, वो मेरी तरफ आया। ये आदमी कोई ईमानदार नहीं है। उसने एक कोहनी मारकर मेरे ऊपर कॉफी गिरा दी। मैं जल्दी से उठा। ये आदमी क्या कर रहा है? क्या आंखें नहीं है? गौर से देखा तो आइजैक था। ये शख्स फिर से परेशानी लेने आया है क्या? आज मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। आइजैक ने हंसते हुए कहा, क्या बात है मेरा प्यारा आंग, आजकल अक्सर तुझसे मिल रहा हूँ। लगता है ये लेवल सच में बहुत छोटा है। मैंने बस एक नजर देखा और फोन चलाते हुए वहां से जाने लगा। जब मैं जा रहा था तो उसने मुझसे कहा, क्या चाहता है कि मैं तुझे एक नई कॉफी लाकर दूं? जब तू हमेशा के लिए बेपैसा है, तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए, है ना? लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। इससे उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसकी नजर में मैं एक छोटा सा किरदार हूँ, लेकिन अब ये छोटा सा किरदार उसका अपमान कर रहा है। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, आइजैक ने मुझे आवाज दी, क्या मैंने तुझे जाने दिया? मैंने मुड़कर उसकी गुस्से से भरी आंखों को देखा। क्या तुझे अभी भी कुछ काम है? अगर कुछ नहीं तो कृपया मेरा टाइम बर्बाद मत कर। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्से से मेरा कॉलर पकड़ लिया। तू बहुत बदतमीजी न कर, जल्दी से अपने चेहरे से वो अकड़ निकाल, नहीं तो मैं तुझे पीट पीट कर दांत तुड़वा दूंगा, जैसे पहले तुझे चूर चूर कर दिया था। मैंने माफी मांगी और साथ ही अपना हाथ उसकी कलाई पर रख दिया। मैंने हल्का जोर लगाकर उसका हाथ झटक दिया। आज मेरे पास तुझसे खेलने का टाइम नहीं है। अगर परेशानी करनी है तो किसी और के पास जा। आइजैक के मन में थोड़ा सदमा लगा। क्या इस आदमी की पकड़ हमेशा से इतनी ताकतवर थी जिससे उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा? फिर मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा चला गया। और जो तेरी कलाई दुख गई वो मेरी कॉफी की कीमत चुकाने के बराबर है। थैंक यू। मेरी बातों ने आइजैक के चेहरे का गुस्सा पूरी तरह से बाहर ला दिया। तू कब इतना गुस्सैल हो गया? मुझे वापस आ। लेकिन जवाब में मैंने सिर्फ दरवाजा बंद करने की आवाज दी। मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आइजैक ने एक लंबी सांस ली। वो चाहता था इस बार चुपचाप टॉवर चढ़े, लेकिन इस बार सच में उसका गुस्सा भड़क उठा। लगता है तुझे अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तू मेरी ताकत जानेगा। सिर्फ तू ही नहीं बल्कि वो नया स्ट्रीमर भी। तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया। कॉफी शॉप से बाहर निकलने के बाद मुझे अचानक एक बात याद आई। वो एंटरटेनमेंट कंपनी का मैसेज तो मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया था। ये सोचकर मैंने उस गिल्ड को मैसेज भेजा, हम जल्द ही मिलेंगे। इसके बाद मैं अंडरग्राउंड सिटी की तरफ चल दिया, भगोड़े छिपकलियों के छिपने के स्थान के कमरे में। मेरा लालच दिल अनाम कर्ज के उलटे इफेक्ट से जूझ रहा है। अब मेरा बॉडी धीरे धीरे इस प्रोसेस में ढल रहा है। उसे दूसरे हंटर राक्षस छिपकली के नाम से पुकारते हैं। राक्षस छिपकली को बहुत स्वादिष्ट खाने की गंध आ रही लगती है। उसके मुंह से लगातार पानी टपक रहा था। पिछली बार जैसी दुर्घटना से बचने के लिए बिजली की ताकत पर रियल कंट्रोल करने के बाद मुझे इसका टेस्ट करना है। इस भगोड़े छिपकली पर इसका टेस्ट करता हूँ। सामने वाली इस छिपकली के खिलाफ मैं अपनी 9वीं स्किल का उपयोग करके यह देखने का फैसला करता हूँ कि क्या एक ही वार में ये मर सकती है। अगले ही पल मेरे पैरों ने हल्का जोर दिया। मेरे पैरों के नीचे सुनहरी बिजली चमकने लगी। फिर मेरा बॉडी एक छलांग लगाकर सामने वाले राक्षस छिपकली से भिड़ गया। मेरे लिए इस छिपकली को मारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने इसे कई बार मारा है। राक्षस छिपकली ने बड़ा मुंह खोला। उसके मुंह में आग का मैजिक जमा होने लगा। अगले ही पल एक विशाल फायरबॉल सीधे मुझ पर आ गिरा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने बिजली की ताकत को तलवार के भीतर इन्फ्यूज कर दिया। ऐसा करने से मेरी अटैक पावर काफी बढ़ जाएगी। सिस्टम ने नोटिफाई किया, बिजली अनाम कर्ज की तलवार में इन्फ्यूज हो चुकी है। अगले ही पल मैंने एक ही स्ट्राइक में उसके आग के अटैक को काट दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन दे रहा है, लालच की सांस बिजली के उलटे इफेक्ट का सामना कर रही है। रेजिस्टेंस फेल, स्किल लेवल बढ़ रहा है और इस समय मैं राक्षस छिपकली के ऊपर पहुंच चुका था। मैंने अपने पूरे बॉडी की ताकत को अपनी बाह में समा लिया। ये वार निश्चित रूप से उसकी जान ले लेगा। सनसनाहट की आवाज के साथ गिरते ही उसका बॉडी मेरे लाइटनिंग अटैक से 2 टुकड़ों में कट गया। मैंने आग वाली छिपकली को मार डाला था, जिससे मेरा लेवल और दूसरे स्टैट्स बढ़ गए थे। जब मैं ये सब करके वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने एक परछाई दिखाई दी। इससे मेरी नजर में थोड़ी खराबी आ गई। इस आदमी के बॉडी से हत्या की भावना आ रही थी। उस आदमी की परछाई धीरे धीरे मेरे पास आई। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर शिकार करने जा रहे हो? और मुझे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि आइजैक था। मुझे लगा ये सच में बहुत जिद्दी है, कहीं भी मुझसे झगड़ा करने आ जाता है। आइजैक ने भी ध्यान से सोचा था, लेकिन जितना सोचा उतना गुस्सा आया, इसलिए मुझसे लड़ने आ गया। आइजैक ने सुझाव दिया, क्यों ना आज ही एक अंत कर लें। मैंने मन में ठंडी सांस ली। पता नहीं वो किस अंत की बात कर रहा है। दूसरी तरफ पहले वो स्ट्रीमर एक दुकान में आया। उसके अंदर घुसते ही एक हाथ ने उसे इशारा किया और ये आदमी गिल्ड का प्रेसिडेंट था। वो इस बार हॉकाई से मेरी स्थिति जानने के लिए मिला था। हॉकाई ने हंसते हुए कहा, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, तुम्हारे लाइव स्ट्रीम के नंबर्स कैसे हैं? हॉकाई को लगता है कि हाल ही में लाइव स्ट्रीम कुछ खास नहीं चल रही। व्यूअर्स पुराने चेहरे ही हैं, इसलिए नंबर्स में भी कोई बदलाव नहीं आया। प्रेसिडेंट ने एक घूंट चाय पीकर कहा, असल में ये सबसे अच्छा है। स्टेबल रहना
रहना अच्छा है। धीरे धीरे जो आता है वो जल्दी नहीं गिरता। हॉकाई ने प्रेसिडेंट से जल्दी से अपनी बात रखने को कहा। वो बहुत बिजी है, यहाँ सिर्फ उसकी चाय पीते हुए देखने नहीं आया। प्रेसिडेंट ने जल्दी ही अपनी मंशा जता दी। तुमने कल जिस मिंग शेनांग के बारे में कमेंट किया था, क्या वो सब सचमुच सच थी? ये बात सुनकर हॉकाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तुम उस रूकी के बारे में पूछ रहे थे और हकीकत वही है जो मैंने कही। सिर्फ टैलेंट की बात करें तो मुझे लगता है वो अपने चरम के मिंग शेनांग से भी बेहतर है, लेकिन क्या वो सच में दूसरे मुकाम तक पहुंच पाएगा, ये कहना मुश्किल है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रेसिडेंट ने सिर हिलाया। लगता है सच में उसे लाइव स्ट्रीम गिल्ड में शामिल करना जरूरी है। ये बात सुनकर हॉकाई खुद ही हैरान रह गया। बॉस की नजर सच में अच्छी है। मेरा कहना है कि तुम अभी जब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है तभी इसे अपने पास बुला लो। कंडीशंस वो जैसी चाहे रखे। प्रेसिडेंट को भी हॉकाई की बात सही लगी। अभी हॉकाई से ये सुनकर उसका मन शांत नहीं हो रहा था और प्रेसिडेंट का पहला कदम ये था कि जब वो गिल्ड में आए तो हॉकाई के साथ मिलकर काम करना चाहता था, क्योंकि तभी उसकी जानकारी और पॉपुलैरिटी बढ़ सकती थी, जिससे गिल्ड को ज्यादा फायदा हो सकता था। इसी समय जंगल में आइजैक अभी भी लगातार गालियां दे रहा था। अब हम दोनों ही हैं, आज तू भाग नहीं सकता। मैंने सिर हिलाया। सच में हम दोनों ही हैं, तो तू क्या करना चाहता है? और वो मुझे ये बताना चाहता था कि वो मेरे पास इसलिए आया है ताकि मेरी उस अकड़ को सुधार सके। वो मेरे पास आया, लगातार मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, तू जो थोड़े से किस्मत से यहाँ तक पहुंचा है, ये मत सोच लेना कि तू सच में मिंग शेनांग बन गया है। क्या तू भी उस स्ट्रीमर की तरह बिजली सीखने का सपना देखता है? फिर उसने अपनी उंगलियों को हल्का जोर दिया। मुंह से गाली निकली, वो मिंग शेनांग कमीना, अगर तू मर गया तो चुपचाप अपनी कब्र में सड़ता रहे। तुम में से हर कोई मुझे सच में गुस्सा दिलाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ये शख्स मिंग शेनांग से इतना नाराज है, और यहाँ तक कि मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं नकली मिंग शेनांग से भरे जमाने में आ जाऊंगा। तब मैंने बोलना शुरू किया, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तू मुझसे नफरत क्यों करता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा नाम आंग है? अगर यही वजह है तो तू इस नाम से इतना नफरत क्यों करता है, जबकि दूसरे सब इसे बहुत पसंद करते हैं? मेरी सारी बातें सुनने के बाद उसके चेहरे का भाव कुछ ठिठक गया। फिर उसने स्पष्टीकरण दिया, क्या तू जानता है मेरे पिता कौन है? वो 9वें लेवल के हाई लेवल प्लेयर राइनहार्ट है। ये नाम सुनते ही मैंने अपनी आंखें जोर से फाड़ ली। मेरे मन में थोड़ी सनसनी हुई। ये प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस समय मैं 9वें लेवल पर था और उसके पिता से एक बार लड़ाई हुई थी। वो बिल्कुल बेजोड़ था। उस समय सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था क्योंकि मैंने एक ही वार में उसे हरा दिया था। 9वें लेवल के उस ताकतवर को मैंने एक ही वार में हरा दिया। वो बहुत असंतुष्ट था। ये सब शुरू से अंत तक सिर्फ 3 सेकंड में हुआ। मेरा नाम लेते हुए सुनकर आइजैक पूरी तरह से गुस्सा हो गया। तुझे मेरे पिता का नाम सीधे लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब मुझे भी समझ आ गया, तो तू उस एक ही वार वाले तलवारबाज से नफरत करने का कारण यही है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है मैंने इस वजह से कितना दुख उठाया है? तेरी यातनाओं में मैं लगभग मर ही गया था। अगले ही पल आइजैक ने अपने दोनों हाथों पर जल्दी से आग की 2 लपटें जमा कर ली। मुझे चुप कर एक शब्द और बोला तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसकी आग की लपटों के लगातार फैलने के साथ मेरे पीछे भागने का रास्ता आग की लपटों से घिर चुका था। मैंने मन में एक आह भरी। लगता है लड़ाई के बिना काम नहीं चलेगा, और मैं महसूस कर सकता हूँ ये शख्स सच्चा है। ये मुझे मारना चाहता है जैसा कि मैंने सोचा था। आइजैक ने गुस्से से कहा, मैं तेरे बॉडी को आग की इस लपटों में दफना दूंगा और छिपकलियों के छिपने की ये जगह तेरी कब्र होगी। मुझे आंग नाम से घृणा होने लगी है और उसकी बनाई ब्लू आई टीम तो बिल्कुल बेकार है। सब उसके साथ 20 साल पहले मर गए। ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे गाली देना तो ठीक है, लेकिन मेरे साथियों को गाली देना बिल्कुल सही नहीं है। आइजैक को लगता है कि ब्लू आई मेंबर्स की मौत पूरी तरह से उनकी अपनी करतूत थी। इस बात से उसकी खुशी बढ़ गई। उसने सोचा होगा कि वो नर्क के किसी कोने में अपने किए की सजा भुगत रही होगी। अगले ही पल उसने मेरी तरफ आग का गोला फेंका। तेरे नाम में भी आग है तो तू भी उसी तरह मर जा। पांव की आवाज के साथ एक विशाल आग की लपटें आसमान की तरफ उठी। ताकत सच में छोटी नहीं थी। अपना सबसे ताकतवर अटैक करने के बाद आइजैक ने एक लंबी सांस ली। उसने अपना चेहरा ढंक लिया जैसे दुख हो रहा हो। ये मेरी गलती है, मैंने अपनी ताकत को बहुत कम समझा, जिससे एक ही वार में तू मर गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली खोली उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। अब जब तू मर चुका है तो मैं अब उस मास्क पहनने वाले बच्चे को ढूंढूंगी। अचानक मेरी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, क्या तू ये मास्क कह रही है? सामने धुएं के बीच से मेरा बॉडी साफ दिख रहा था और उस समय मैंने मास्क पहन रखा था। रियल मिंग शेनांग बन चुका था। आइजैक को ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगा। तू मेरे अटैक को खाली हाथों से रोक सकता है। आग की लपटों के सामने वो परछाई बिल्कुल गॉड जैसी लग रही थी। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। ये आदमी उस पुराने आंग जैसा नहीं लगता जिसे वो जानती थी। जैसे ही वो अचंभे में थी मेरे पैरों में बिजली जमा हो गई। डू की आवाज के साथ एक पलक झपकते ही मैं वहां से गायब हो गया और फिर बहुत तेजी से उसके सामने आ पहुंचा। मैं अब उसके सामने था। फिर मैंने जोर से एक मुक्का उसके पेट पर मारा। इस एक वार की ताकत ने उसकी आंखें फाड़ दी। वो इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? मेरा एक मुक्का खाकर वो जोर से घुटनों के बल गिर गई। पलक झपकते ही उसके होठों से खून बहने लगा। मैं उसे ऊपर वाले की तरह देख रहा था। जब कोई उन लोगों को बुरा भला कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आइजैक को ये इम्पॉसिबल लग रहा था। तू यहाँ कैसे आ गया? वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ। तब मैंने धीरे से मास्क उतारा। ये सब तो बस एक अचानक टेस्ट था। तू क्या समझती है तेरे सामने कौन खड़ा है? वो जिसे तूने कभी परेशान किया, रोने वाला मिंग शेनांग या मास्क पहनने वाला स्ट्रीमर मिंग शेनांग या फिर ब्लू आई वाला मिंग शेनांग? अचानक उसके होठों से हंसी निकल गई। तू बकवास बंद कर। क्या तू ये कहना चाहता है कि तू ही वो स्ट्रीमर मिंग शेनांग है? वो आज भी मुझे तुच्छ समझती है। मजाक मत कर। बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे जैसा निकम्मा भी ये सीख सकता है तो मैं भी सीख सकती हूँ। अगले
ही पल उसने चुपके से अपने हाथों में आग की ताकत जमा ली। क्या तू सच में सोचता है कि इतनी सी ताकत से तू मुझे हरा सकता है? मुझे लगा ये सच में बहुत जिद्दी है, सच सामने है फिर भी नहीं मानती। बात करते करते उसकी हथेली पर आग और घनी हो गई। वो मुझे जोर से पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि बस 1 सेकंड में उसकी हथेली हवा में उड़ जाएगी। मैंने अभी बिजली छोड़कर उसका हाथ काट दिया था। ये देखकर आइजैक का मन बेचैन हो गया। असल में जब उसने मेरे साथियों का अपमान किया तभी उसके लिए जीने का रास्ता खत्म हो गया था। मैं अब उसकी इतनी बातें सुन रहा था, ये पहले से ही उसे बहुत इज्जत देना था। वो मेरी बातों का मतलब कुछ नहीं समझ पाई। ध्यान से सोचने के बाद उसने एक अंदाजा लगाया कि उसके सामने वाला शख्स बिल्कुल भी पुराना मिंगशन नहीं है। आखिर कब से ये शख्स दूसरे रूप में बदल गया, ये सवाल वो खोज नहीं पाई। लेकिन अब आइजैक को एक बात समझ में आ गई थी कि उसके सामने वाला शख्स ब्लू आई वाला मिंगशन है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो मर चुका था वो किसी दूसरे के बॉडी में कैसे आ गया? अगले ही पल मैंने उस पर वार कर दिया। उसके आखिरी समझदारी वाले शब्द सुनने के बाद मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। गेम का समय खत्म हुआ। ये सब करने के बाद मैं धीरे धीरे वहां से चला गया। मैंने आज उसके साथ जो किया वो एक्स्ट्रा सर्विस ही थी। ऐसा बिहेवियर हर किसी को नहीं मिलता। उसके गिरने के बाद मैंने खुद से कहा, उसकी जान इस बॉडी को उधार देने का बदला मान लो। 2 घंटे बाद एक रेस्तरां में कर्मचारी सब हैरानी से मुझे देख रहे थे। ये आदमी क्या कर रहा है? उसका पहनावा मिंग शेनांग के कट्टर फैन जैसा लग रहा था। मेरा एक सिद्धांत है कि स्ट्रीमर मिंग शेनांग को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। विरोधियों को तुम्हारी शक्ल नहीं पता होनी चाहिए। ये काफी बड़ा एडवांटेज है। कुछ देर बाद एक औरत भी उस दुकान में घुसी। तुम्हें बहुत देर से मिला, माफ करना। औरत के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। मैं वही हूँ जिसने तुमसे कांटेक्ट किया था और वो लाइव स्ट्रीम गिल्ड की मालकिन है। मैं तुम्हारी भविष्य की एजेंट यू जोंग हूँ, तुम्हारी भविष्य की एजेंट। मैंने जल्दी से उठकर उससे बात की। मैं नया स्ट्रीमर मिंग शेनांग हूँ। मालकिन मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। मालकिन ने मुझे करीब से देखा तो उसके मन में और भी उत्साह आ गया। ये तो बिल्कुल एक जैसा है। लगता है वो सच में 20 साल पहले से जीवित है और उसने मास्क से चेहरा ढक रखा है। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। जब वो नहीं बोलती तो मैं भी नहीं पूछता। इस समय मैंने कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम आगे की बातें करते हैं। पहले प्रेसिडेंट ने उससे कहा था कि क्या पहली बार में ही क्लाइंट का ट्रस्ट जीत पाना बहुत जरूरी है। चाहे तुम कुछ भी करो, बिल्कुल अनरिलेबल मत बनो। लेकिन लगता है पहली बार में ही सब खराब कर दिया। इससे उसने पागलों की तरह अपने बाल खींचने शुरू कर दिए। मालकिन ने माहौल को ऑकवर्ड होने से बचाने के लिए जल्दी से कोई और टॉपिक निकाला। क्या तुम पहले भी मिंग शेनांग के फैन थे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सिरे से कट्टर फैन हूँ। मैं रियल नहीं हूँ, तो कृपया तुम रिलैक्स करो। हालांकि उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। मैं भी मिंग शेनांग की सुपर डुपर कट्टर फैन हूँ। अब मैं तुम्हारी भी फैन हूँ। फिर मैंने उसे बहुत देर तक बकवास करते सुना। मूल बात ये थी, जब से तुमने स्ट्रीम करना शुरू किया तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ। शायद मैं तुम्हारी पहली व्यूअर हूँ। तुमने पहली बार अकेले में अंधे चमगादड़ को मारा था, फिर ग्रेग का टेस्ट पास किया था और उस कंपटीशन में चीटिंग करने के बजाय फेयर लड़ाई को चुना था। जब तुम विशाल टुकड़े के सामने थे तो मेरे हाथों में पसीना आ गया था, लेकिन तुमने अपनी फुर्तीली कलाबाजी से तुरंत उस दानव को हरा दिया। देखकर बहुत मजा आया। मुझे लगा वो अब मेरी व्यूअर नहीं रही, वो एक सुपर डुपर स्टाकर है, मुझसे भी ज्यादा याद रखती है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, सोचा नहीं था कि जब मैं अपने व्यूअर्स की तलाश कर रहा था तुम मेरी लाइव स्ट्रीम देखने आ गई। ये एहसास बड़ा अजीब है। मालकिन को भी लगा काफी अजीब है, लेकिन हो सकता है ये भाग्य हो। इसलिए मैं सीधे कंपनी हेडक्वार्टर गई और उनसे विनती की कि तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करें। और वो सब जो अभी हुआ वो एक फैन की अपने आइडल के प्रति भक्ति थी। अब आगे की बातें एक प्रोफेशनल की जुबानी सुनो। पहले तो तुम्हारा ट्रस्ट जीतना था। वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से तैयार करके लाई है और वो जानती है कि तुम बहुत बिजी हो, इसलिए वो सीधा जरूरी बातों पर आती है, जैसे कमर्शियल एड्स, इवेंट लाइव स्ट्रीम, बेस्ट क्लिप्स इत्यादि। हमारी कंपनी तुम्हारे लिए बनाएगी। मिंग शेनांग ब्रांड से जितना भी एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोड्यूस किया जा सकता है। मैंने सीधा पूछा, मुझे क्या करना है? उसने कहा, तुम्हें बस पहले की तरह लाइव स्ट्रीम चालू रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही। मुझे लगा ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? क्या तुम्हारे गिल्ड में सभी स्ट्रीमर्स के साथ ऐसा बिहेवियर करते हो? असल में ऐसा नहीं है। आखिरकार मैंने बिजली का तरीका सीख लिया है, इसलिए बिहेवियर अलग है। और सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरी कंपनी के हायर अफसर तुम्हें बहुत अच्छी रेटिंग देते हैं। फिर मेरा एक और सवाल था, क्या सभी एजेंट तुम्हारे जैसे होते हैं? इस बात से मालकिन को थोड़ी शर्मिंदगी हुई। दूसरे लोग मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल नहीं कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। असल में मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बस लगा कि मालकिन का रुतबा बिल्कुल एक साधारण हंटर जैसा नहीं है। क्या सच में अब हंटर्स का लेवल इतना बढ़ गया है कि इतने ताकतवर लोग भी एजेंट बन रहे हैं? इसका मतलब असल में ये है कि अब से मैं जिन विरोधियों का सामना करूंगा वो और भी ताकतवर होंगे। इसलिए मेरे पास आराम करने का टाइम नहीं है। मुझे और भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। मालकिन की तरफ से अब भी पछतावा हो रहा था। उसे यकीन था कि उसने दूसरों पर बहुत अनरिलेबल इंप्रेशन छोड़ी है। क्या होगा अगर उसने ऑफर ठुकरा दिया? अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या उसे सिर्फ इच्छा शक्ति के बल पर कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? तभी मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया। मैं देख सकता हूँ तुम एक बहुत ही ट्रस्ट करने लायक इंसान हो और मेरी इस बात का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे गिल्ड में शामिल होने के लिए राजी हूँ और तुम्हारे साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मालकिन अब रोने के भाव में आ गई थी। वो पहली बार था कि किसी ने उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया था। उसके अगले दिन मैंने लाइव स्ट्रीम चालू की और टेस्ट में जाने की तैयारी की, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि लाइव स्ट्रीम पर 700 लोग आ चुके थे, जिससे मैं बहुत हैरान हुआ। अभी तो शुरू हुआ था, इतने सारे व्यूअर्स कहाँ से आ गए? क्या ये लाइव स्ट्रीम
स्ट्रीम गिल्ड के कारण हुआ और हकीकत में वैसा ही था जैसा मैंने सोचा। मालकिन ने पागलों की तरह बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को इकट्ठा करके मेरे लाइव स्ट्रीम को शेयर किया और कंपनी के अंदर के कुछ लोगों ने भी प्रमोट किया। इससे मैं हंस पड़ा। लगता है उनके इस गिल्ड को चुनना सच में एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। अब गेम शुरू करते हैं। सिस्टम ने नोटिफाई किया पौराणिक फेज शुरू होने वाला है। इस समय एक तंबू के अंदर से परेशान भरी आहों की आवाज आ रही थी और इस तंबू के अंदर पहले से ही 10 से ज्यादा लोगों की परछाइयां जमा थीं। ये लोग निशान वाला चेहरा और पेलियुसी थे। वो सब यहाँ इकट्ठा होकर दानव को मारने की सलाह कर रहे थे। पेलियुसी ने निशान वाले चेहरे से पूछा, क्या हमारा उपकारी आ गया? निशान वाले चेहरे ने कहा, अभी नहीं आया। जल्द ही किसी को शक होने लगा। क्या नाइट भी न होने वाले इंसान पर भरोसा करना सच में एक समझदारी का फैसला है? उनका कहना था कि मेरे लिए दानव को मार पाना इम्पॉसिबल है। जब तक तुमने खुद नहीं देखा तब तक हो सकता है तुम ठगे जाओ। पेलियुसी को बहुत गुस्सा आया। तुम सब चुप रहो। तुम हमारे उपकारी पर शक कैसे कर सकते हो? ठीक इसी समय एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। पेलियुसी ने चौंक कर सिर उठाया। मेरी परछाई ठीक तंबू के बाहर दिखाई दी। पेलियुसी ने जल्दी से तंबू के सामने आकर मेरा स्वागत किया। तुम्हारा घाव भर गया क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुझे बिना किसी हेल्प के भी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग मुझे देखकर सोच में पड़ गए। लाइव स्ट्रीम पर नए व्यूअर्स ने आकर कहा, क्या यही वो है जिसने दानवों के सरदार को हराया था? सच में देखने में बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगता और वो मास्क बहुत संदिग्ध है। मैंने अपने बॉडी को हिलाया और फिर उसे जवाब दिया, लगता है तुम्हें अब भी यकीन नहीं है कि ये मैंने किया है, या हो सकता है तुम बस यकीन नहीं करना चाहते। और ये काम मालकिन ने मुझे सिखाया था। पहले से तैयार मुद्रा बनाकर मेन कंट्रोल फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जा सकता है। इस तरह सिर्फ लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स ही देख सकते हैं। सोचा नहीं था कि इस उबाऊ मौके पर यह फीचर बहुत काम आएगी। लाइव स्ट्रीम पर किसी ने मैसेज भेजा, तू अपने आप को बहुत बड़ा मत समझ। फिर कोई मुझसे हाथ मिलाना चाहता था। बूढ़े आदमी ने खुद का नाम डेल बताया। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी शिष्टाचार से जवाब दिया। उसने कहा वो उस समय गांव की रखवाली कर रहा था। फिर सब लोग दबकर मर गए और उन्हें दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो चीज थी। उससे वो चीज सुनकर, क्या यहाँ दानव से भी ज्यादा खतरनाक कोई है? जैसा कि तुम जानते हो, रियल दानव वो होते हैं जिन्होंने कभी देवताओं से युद्ध लड़ा था। वो कहीं बंद कर दिए जाने के बाद गायब हो गए और अब जो दानव दिखते हैं वो ज्यादातर अधूरे हैं, जो उन ओरिजिनल दानवों के विचारों और निशानों से बने हैं। लेकिन जब मैंने सरदार को हराया तो जो दानव निकला वो बिल्कुल अलग था। वो आदमी पौराणिक दानवों के काफी करीब था। सोचा नहीं था कि वैसी चीज सच में होती है। लाइव स्ट्रीम पर किसी ने चर्चा शुरू कर दी, क्या वो 8वें लेवल का राक्षस है? पूरे तंबू में हर कोई दबे मन से डर के माहौल में आ गया था, क्योंकि उनमें से कोई भी नए दिखने वाले दानव के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कहा, ये सब छोटी बात है। जब नया एनिमी आ गया है तो उसे हराओ। मेरी बातें सुनकर उन्हें कुछ राहत मिली। लेकिन लाइव स्ट्रीम पर नेगेटिव फैंस ने फिर बोलना शुरू कर दिया, तुझे तो बहुत भरोसा है, पता नहीं कैसे मरो। पेलियुसी ने जोर से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक पुरानी कहानी आज भी मशहूर है। उस हाथों हाथ बादलों को छूती हजारों साल पुरानी छोटी पर कहा जाता है कि वहाँ बिजली के टुकड़े छिपे हैं और पेलियुसी को विश्वास है कि उन्हें सिर्फ एक आदमी ढूंढ सकता है और वो हूँ मैं। इसी समय दूसरी तरफ एक गांव में भयानक आग लगी हुई थी और गांव वाले सब जान बचाकर भाग रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उनके सामने बहुत सारे दानव आ गए थे। इन दानवों के पीछे एक बहुत विशाल लंबे बालों वाला दानव भी था। वो कह रहा था वो अपने बेटे का बदला लेगा। फिर उसने एक हाथ में गांव के सिपाही को पकड़ा, फिर हल्का जोर लगाते ही उसका बॉडी चूर चूर कर दिया। उसने कसम खाई कि वो इंसानों के खून से अपने बेटे को शांति देगा। और थोड़ी ही दूर पर मैं उस परछाई को घूर रहा था। लगता है ये चीज सच में पहले वाले दानवों से कुछ अलग है, बहुत ताकतवर लग रही है। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स भी पूरी तरह से डर गए थे। ये आदमी कितना बड़ा है। मैंने अपने घोड़े को हाँका। मेरा दिमाग तेजी से घूम रहा था कि इस दानव को कैसे खत्म किया जाए। लाइव स्ट्रीम पर किसी ने मुझसे ये काम न करने को कहा, ऐसे तो तू जरूर मरेगा, वो दानव बिल्कुल तेरे बस का नहीं है। याद किया पहले पेलियुसी ने मुझसे क्या कहा था, वहाँ पहुँचने में लगभग 3 दिन लगेंगे। अगर टाइम पर बिजली नहीं मिली तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से हट जाओ। यही एकमात्र रास्ता है। अपनी सेफ्टी के लिए प्लीज इसका पालन करना। जल्द ही मैं हजारों साल पुराने पहाड़ पर पहुंच गया। दानव को मारने के लिए बिजली का होना बिल्कुल जरूरी है। शायद यही इस पूरे टेस्ट का मूल है। मैं अभी बहुत ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस टॉवर में कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जिसे मैं पार न कर सकूं। ये कहने के बाद मैंने मन में गाली दी। मैंने अपनी पुरानी मुहावरा क्यों कह डाली। सच में लाइव स्ट्रीम के कमेंट में किसी ने कुछ याद किया, ये बात कहीं सुनी लगती है और बहुत फेमिलियर है, लेकिन अच्छा हुआ उन्हें कुछ भनक नहीं लगी। जल्द ही मेरे सामने बहुत सारे काम के नोटिस आ गए। कुछ व्यूअर्स ने मुझे पैसे भेजे। मैंने घोड़ा हाँका। अब मैं हजारों साल पुराने पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया था। पेलियुसी की बात मानकर लगता है बिजली के टुकड़े यहीं छिपे हैं, लेकिन अब मुझे एक और मुश्किल आ गई, वो ये कि बिजली के टुकड़े कैसे मिले। मैंने इस पहाड़ के पत्थर को छुआ तो पता चला ये पहाड़ नॉर्मल पहाड़ों से कई गुना सख्त है। पहले पेलियुसी ने मुझसे कहा था बिजली के टुकड़े सिर्फ लेजेंड्स में होते हैं, चाहे वो कोई स्पेशल पावर हो, कोई चीज या कोई इंसान, असल में कोई नहीं जानता। और अफसोस की बात है कि वो लोग पहाड़ की स्थिति और लेजेंड के अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात पक्की है कि जिसने कभी बिजली पर काबू पाया उसने अकेले ही दानवों का सफाया कर दिया। इसी समय बाहर मालकिन को प्रेसिडेंट का फोन आया। उसने बहुत खुशी से बताया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कर लिया है। फोन के दूसरी तरफ से भी खुलकर हंसी की आवाज आई, बहुत बढ़िया किया। फिर प्रेसिडेंट ने उसे अच्छे से काम करने को कहा, बाद में उसे कुछ गोल्स भेज देंगे। फोन रखने के बाद मालकिन उत्साह से बिस्तर पर लेट गई और मेरी लाइव स्ट्रीम देखने लगी। सभी हर बार मेरी लाइव स्ट्रीम देखना मालकिन
मालकिन का सबसे पसंदीदा काम था। जल्द ही उसने लाइव स्ट्रीम खोली। हालांकि उसी समय उसने मुझे कहते सुना, इस टॉवर में कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसे मैं पार न कर सकूं। इससे मालकिन का मन थोड़ा हिल गया। फिर वो तुरंत उठी। ये आदमी सच में क्या अपने मन की बात कह बैठा। वो बात 20 साल पहले की है। 20 साल बाद उसने इतने सारे लोगों के सामने फिर से कह दी। इससे मालकिन के मन में थोड़ी बेचैनी हुई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने पहाड़ के नीचे मैंने अपने पूरे बॉडी में बिजली की ताकत भर ली और एक नया तरीका आजमाने की तैयारी की। पांव की आवाज के साथ मैंने एक मुक्का पहाड़ की सतह पर मारा। देखते हैं आखिर कौन ज्यादा सख्त है। फिर मैंने जोर से अपनी मुट्ठी पीछे खींची। मैंने अपने पूरे बॉडी की ताकत अपनी मुट्ठी में लगा दी और जोर से पहाड़ पर मारा। बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज लगातार आ रही थी। थोड़ी देर बाद मलबे से कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। इससे मैं हंस पड़ा। आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया, बिजली के टुकड़े। नतीजा भी वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। गुफा के अंदर एक दरवाजा था और जो ताकत मैंने महसूस की थी वो इसी दरवाजे के अंदर थी। मैंने बिना झिझक कदम बढ़ाया। ये दृश्य देखकर लाइव स्ट्रीम के फैंस भी बहुत हैरान हुए। वो भी पहली बार ऐसा देख रहे थे। जल्द ही मैं इस दरवाजे के नीचे पहुंच गया। मैंने धीरे से अपना हाथ ऊपर बढ़ाया तो देखा कि जैसे ही मेरी उंगली पत्थर के दरवाजे को छूती है वहां से करंट की लहर दौड़ जाती है। सिस्टम ने नोटिफाई किया बिजली बन रही है। इसी समय मेरा लालच दिल बिजली के उल्टे इफेक्ट का सामना कर रहा है। इस समय मैंने बिना झिझक अपने हाथों पर बिजली जमा ली। जो चीज मैं चाहता हूँ वो निश्चित रूप से इस दरवाजे के अंदर है। पहले मैंने बाहर एक बिजली का खिंचाव महसूस किया था। लगता है वो मुझे बुला रही थी। अगर ऐसा है तो मेरे लिए सबसे अच्छा जवाब है और तेज बिजली से इस दरवाजे को तोड़ देना। मेरे बॉडी से भयानक बिजली की ताकत निकलकर इस दरवाजे की दरारों पर गिरी। बिजली की ताकत के क्षरण से ये पत्थर का दरवाजा बुरी तरह कांपने लगा। जल्द ही मैंने देखा कि इस पत्थर के दरवाजे में एक छेद हो गया। वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। दरवाजा सच में खुल गया। सोचा नहीं था कि इस बार का टेस्ट इतना छुपा हुआ था। अगर मैंने बिजली का खिंचाव महसूस न किया होता तो कभी नहीं सोच सकता था कि ये दरवाजा पहाड़ के अंदर होगा। मैंने पैर उठाकर धीरे धीरे अंदर कदम रखा। मैं पहले चली गई राह पर बिजली के नाम से फिर से चलूंगा और मेरे दरवाजे के अंदर जाने के बाद ये दरवाजा फिर से बंद हो गया। अगर मैंने अंदर का फेज पूरा नहीं किया तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसी समय दूसरी तरफ फेलियूसी अभी भी कई सेनापतियों के साथ स्ट्रेटजी बना रहा था। उनमें से एक बूढ़े ने उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में भरोसा है कि वो आदमी बिजली की ताकत हासिल कर सकता है? इस बारे में पेलियूसी को पूरा भरोसा था। वो जरूर ऐसा कर सकता है। अगर वो भी नहीं कर सकता तो इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता। बूढ़े को थोड़ा आश्चर्य हुआ। पेलियूसी इतना अजनबी पर भरोसा करता है? और उसने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, उसने पहले ही अपनी ताकत साबित कर दी है, इसलिए मुझे कोई शक नहीं है। हालांकि बूढ़े ने एक और आवाज सुनी, भले ही बिजली पर कब्जा कर लिया तो भी कुछ नहीं बदलेगा, हम सब मरेंगे। गर्दन घुमाकर देखा तो एक सैन्य अफसर दीवार के कोने में कांप रहा था। उसने अपने दृष्टिकोण से उस दानव की ताकत देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि कोई भी उस दानव को नहीं हरा सकता। पेलियूसी ने उसे ढांढस बंधाया कि इतना मत सोच, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ उस आदमी पर भरोसा रखो, वो जरूर चमत्कार कर सकता है। ये सैन्य अफसर पूरी तरह से टूट चुका था। तुम बोलने में आसान हो, तुम उस दानव की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस समय उसकी उंगलियां खून से लथपथ हो चुकी थीं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। और फिर ठीक उसी समय तंबू के बाहर भयानक आवाज आई। इतने जोर के वाइब्रेशन से मेज पर रखे गिलास भी हिलने लगे। जल्द ही एक सैनिक तेजी से तंबू में घुसा। एक बुरी खबर है, वो दानव आ गया है। इस पल तंबू में कोई भी चुप नहीं बैठा। सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। इसी समय गुफा के अंदर मैं इस गुफा में आने के बाद पूरी तरह सतर्क हो गया था। मुझे नहीं पता था कि जो चीज मुझे खींच रही थी वो मुझसे आखिर क्या करवाना चाहती है। मैं इस गुफा में बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लाइव स्ट्रीम के किसी फैन ने कहा, कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बिजली इतनी तेज है कि दिखाई ही नहीं देती। ये बात सच थी। बिजली गिरने से पहले बिजली सिर्फ बिखरे हुए कण होते हैं, इसलिए कॉमन आदमी उन्हें देख ही नहीं सकता। मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि कणों की स्पीड आंखों से देखी नहीं जा सकती। इसलिए मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद मैंने गुफा की गहराई में और तेज बिजली को महसूस किया जो मुझे पुकार रही थी। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। मेरे मन में कुछ अंदाजे आने लगे थे, इसलिए मैंने झुककर जमीन से एक पत्थर उठाया, फिर तेजी से उसे आगे फेंक दिया। वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इनविजिबल बिजली हवा में हर तरफ फैल रही थी। मैं जितना अंदर जाता उसकी रिएक्शन उतनी ही तेज होती जाती। जल्द ही मैंने जो पत्थर फेंका था वो तेज रफ्तार के कारण चूर चूर हो गया। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स ये देखकर दंग रह गए। इससे मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। लगता है बहुत खतरनाक है। लगता है इस फेज का टेस्ट सहन शक्ति का है। अगर मैं इस फेज के टेस्ट को सहन नहीं कर पाया तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। जल्द ही लाइव स्ट्रीम पर किसी ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे लिए 100 अंक का काम जारी किया। तुम्हें यहाँ सबसे ऊपर पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो तुम अभी सीखी हुई बिजली खो दोगे। बहुत से लोग मेरा सपोर्ट कर रहे थे। इस बार टोटल काम के अंक 3000 पहुंच गए थे, इसलिए मैंने कदम बढ़ाने का फैसला किया। तुरंत ही मेरे बॉडी पर कई बिजली की चिंगारियां दौड़ गईं। मैंने पहले सबके द्वारा दिए गए काम के इनाम के लिए थैंक यू कहा, फिर कहा कि मैं जरूर काम पूरा करूंगा। इसी समय दूसरी तरफ शिव मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। जब से मैंने लाइव स्ट्रीम चालू की थी वो चुपके से यहाँ आ गया था। इसी समय उसके कमरे का दरवाजा एक औरत ने खोला। रीना का बॉडी अचानक अंदर आ गया। इससे शिव बहुत डर गया और उसने जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। रीना के चेहरे पर हैरानी का भाव था। तू अपना फोन क्यों छुपा रहा है? मुझे मत बता कि तूने कुछ गंदा देखा था। शिव ने कहा, उसने कुछ नहीं छुपाया, बस इत्तेफाक से फोन बंद कर दिया। उसकी आंखें बहुत थक गई हैं। फिर रीना ने ज्यादा पीछा नहीं किया और कुछ बकवास कही, जैसे शांत रहने वालों के बाल जल्दी बढ़ते हैं। रीना हाल ही में काफी परेशान थी। जब से शिव ने वो बात कही थी तब से वो उसकी लाइव स्ट्रीम देखना बंद करके लगभग पागल ही हो गई थी। शिव
शिव का अब रीना से बात करने का मन नहीं था। वो जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम देखना चाहता था, इसलिए उसने पूछा कि वो यहाँ कितनी देर रुकेगी। इससे रीना और भी हैरान हुई। शिव ने कभी उसे टोका नहीं था। क्या मैं तुम्हारे सोफे पर रिलैक्स नहीं कर सकती? तुम्हारा वो रिएक्शन क्या था? शिव ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि रीना जल्दी चली जाए। रीना, आज रात हम क्या खाएंगे? क्या भुनी मछली खाएंगे या फिर बारबेक्यू भी चलेगा? इस सुपरसोनिक बोली ने रीना के कान के पर्दे लगभग फाड़ दिए, लेकिन शिव अभी भी चिल्ला रहा था, तू आराम से रह, ये सोफा तू जैसे चाहे यूज कर सकती है। उसका हाथ अपने फोन के वॉल्यूम बटन पर कसकर था, कहीं कोई आवाज ना निकल जाए और रीना को पता न चल जाए। रीना को लगा आज शिव बहुत अजीब है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो चली गई। मैं तुझसे कुछ नहीं कहती, तू जो करना है कर। उसे जाता देख शिव के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने एक्टिंग करते हुए रीना से कहा, तू रुककर थोड़ी ब्रेड खा सकती है, लेटना चाहे तो लेट जा। लेकिन अब रीना उससे बात नहीं करना चाहती थी। पाँव की आवाज के साथ उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। शिव ने मन में कहा, अच्छा हुआ, बाल बाल बचा। अब वो जल्दी से लाइव स्ट्रीम देखने लगा। अगर रीना को पता चल जाता कि शिव आंग की लाइव स्ट्रीम देख रहा है तो वहां जमकर हंगामा होता। उस लेवल की लड़ाई के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। शिव के चेहरे पर उदासी का भाव आ गया। भले ही स्थिति उलट होती तो भी मिंग शेनांग उन्हें नहीं भूलता, और आज जब से देख रहा था उसे लग रहा था कि ये आदमी बॉस से ज्यादा मिलता जा रहा है। बात करने का तरीका और स्वभाव भी बॉस जैसा ही है, बस एक फर्क है कि अंक जमा करने के लिए इतनी जान लगा देता है। ये बॉस के स्वभाव के बिल्कुल उलट है। बॉस कभी पैसे के लिए मेहनत नहीं करता था। ये सोचकर शिव हंस पड़ा। पता नहीं तू आखिर है कौन, पर जो भी है उससे बहुत मिलता है। जब वो पूरे मन से लाइव स्ट्रीम देख रहा था उसने गौर नहीं किया कि उसके कंधे पर एक हाथ आकर टिक गया था। उसने धीरे से गर्दन घुमाई तो देखा कि रीना ने इसी समय वापसी की थी। उसका ये दांव सच में अचानक था। वो पूरी तरह से सहम गया। रीना बहुत गुस्से में उसे घूर रही थी। मुझे पता था तू कुछ गड़बड़ कर रहा है। तू क्या समझता है मैंने ध्यान नहीं दिया? तू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है।